हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परीक्षा हॉल 247 में। जैसा कि आप जानते हैं, हम जेएसएससी सीजीएल को टारगेट कर रहे हैं और जेएसएससी सीजीएल के पेपर 2 में अगर आपने खोटा लिया है और खोटा लेकर के आप अपनी तैयारी कर रहे हैं या फिर झारखंड के किसी भी आगामी एग्जामिनेशन का जिसमें कि खोटा पूछा जाएगा, तो आपके लिए यह वीडियो बेहद ही उपयोगी होगी। दोस्तों, हम लोगों ने पोएट्री सेक्शन जो है, पोएट्री सेक्शन खोरठा का उसको स्टार्ट किया है, जिसमें से कि हमने 2 पोएम जो कलेक्शन है उसको कवर किया। को एक मौनी फूल और आँखी की गीत, अगर आपने अभी तक उसे नहीं देखा है तो जाइए देखिए। शानदार तरीके से समझाया गया है और उससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू भी करवाए गए हैं। अभी हम लोग खोरठा काठे पायदे खंडी का पार्ट 3 करेंगे, जिसमें कि 5 कविताओं को इसमें हमने शामिल किया है और जितना अभी तक किया था पार्ट 2 में, उसके आगे की कविताओं को हम लोग करेंगे। दोस्तों, अगर आप अभी चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा और उसके बाद ऑल नोटिफिकेशन दबा दीजिएगा, ताकि सारे के सारे नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों, हम लोग बहुत अच्छे तरीके से पेपर 2, पेपर 3 सबका जो है एक स्ट्रेटेजी के तहत तैयार कर रहे हैं। आप अगर हमारे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो हमारे साथ जुड़िए और इस कारवां में भाग लीजिए और जेएसएससी सीजीएल को क्रैक करके एक अधिकारी बनने के सपने को साकार हम लोग करेंगे। दोस्तों, यह जो खोटा काइठे पैदे खड़ी है, एक खोटा कविता का एक बहुत ही कठिन कविता संग्रह है और इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक एक करके समझ रहे हैं। सब कुछ करेंगे, जितना भी खोटा का जो सेक्शंस है सबको अच्छे से कवर करेंगे और जो 45 दिनों का 45 डेज का मैंने एक स्ट्रेटेजी आपको दिया है, उसके अंदर ही हम लोग सब कुछ कवर करके इसके टेस्ट जो है लगाना स्टार्ट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। देखिए, ये है खोटा काइठे पाइदे खड़ी के मतलब इस यह जो कविता संग्रह है, इसका इस शीर्षक का क्या मतलब है, इसके बारे में भी हम लोगों ने बात किया था। और अभी तक हम लोगों ने साध कविता कहाँ तक कविता को देख लिया है, तो 9 कविताओं को देखा है। पहले पार्ट में हमने देखा था 6 कविताओं को, फिर देखा 3 कल 3 कविताओं को देखा था, क्योंकि थोड़ी लंबी-लंबी कविताएँ हैं, थोड़ा लंबा-लंबा है, इसीलिए हम लोगों ने केवल 3 ही कविता को देखा। तो 9 कविता हम लोगों ने देख लिया है। भारत एक मोहड़ा 1 तक हम लोगों ने देखा है। भारत का एक ऐसा चित्रण, एक ऐसे वर्ग का चित्रण किया गया है जिसमें रियल भारत, वास्तविक भारत का चित्रण किया गया है। प्रतिबिंब को अपने साहित्य कर्म के माध्यम से ए.के. झा जी ने इस भारत का एक चित्र को दिखाने का प्रयास किया है। और अगर यूं कहें तो भारत के, झारखंड के आदिवासियों के बारे में कहा गया है कि आज आजादी के इतने सालों के बाद भी भारत का एक चेहरा ऐसा भी है जहां पर गरीब लोग भूख से मर रहे हैं और भूख को मिटाने के लिए अपने शरीर तक को बेचने के लिए वो क्या हो रहे हैं, मजबूर हो जा रहे हैं। वहाँ के जो स्त्री है, वहाँ का जो पुरुष है, किसी तरीके से अपना जीवन यापन कर रहा है। उसके घर पर छप्पर नहीं है, मतलब उसके घर पर एक शेड नहीं है, टूटा फूटा है, किसी प्रकार से उसका जिंदगी चल रहा है। तो यह है भारत का असली चेहरा। और आज जो भारत का चेहरा 2 हम लोग करेंगे, 12वां नंबर कविता है भारत एक मोहड़ा 2। तो इसका क्या है, भारत का चेहरा दूसरा, और यह किस प्रकार का चेहरा है। भारत का एक चेहरा जिसमें गरीबी को झलकाया गया और ज्यादातर अमाउंट में, मतलब 90% भारत का यही आपको चेहरा अभी देखने को मिलेगा। तो जो लोग अभी हमारे रहनुमा बन के बैठे पड़े हैं, ठीक है, हमारे ठेकेदार समाज के बैठे पड़े हैं, उनसे पूछा जा रहा है कि अरे ए काका, बताइए ऐसे ही चलेगा, यही है क्या भारत का। और एक समाज है जो बहुत अमीर वर्ग के लोग हैं, जिसके बारे में भारत एक मोहड़ा 2 में जिक्र किया गया है कि बहुत अमीर हैं, बहुत धनी लोग हैं, अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी, न्यायप्रिय बताते हैं और जो है उसको आदमी का कोई कद्र नहीं है। अंग्रेजों के जैसा वह कुत्ते को पालते हैं, घोड़े के रेस को करते हैं। तो जानवरों से मोह है, लेकिन आदमी के इंसानियत से उसको कोई मोह नहीं है, उसको इंसानियत का कोई कद्र नहीं है। तो यही है भारत एक मोहड़ा। और असली चित्र जो भारत का, यह नहीं है, क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत ही कम अमाउंट में, बहुत कम संख्या में आपको इस तरह के धनी मनी व्यक्ति जो है झारखंड के आदिवासी क्षेत्रों में मिलेंगे। ज्यादातर आपको वही गरीबी, वही क्या है, गुलामी देखने को मिलेगा। आज हम लोग देखेंगे भारत एक मोहड़ा 2। भारत एक मोहड़ा 2 जो है, इसको आपको याद रखना है कि इसका जो रचना काल था उसको आप याद रख लीजिएगा। रचना काल है 1967। भारत एक मोहड़ा 2 का रचना काल है 1967, 1967। आज चलिए देखते हैं इसमें क्या कहता है। वही जो मैंने बताया कि सुना हो ओखनिक धर्म न्यायी। ओखनी मतलब कौन, अभी मैंने बताया कि यहां पर एक ऐसे वर्ग, एक अमीर वर्ग, धनी वर्ग के बारे
बारे में बात किया जा रहा है, भारत का एक चेहरा को यहाँ दिखाया जा रहा है कि ऐसा है, लेकिन यह सही चेहरा नहीं है। सुनहो सुनते हैं कि ओखनिक धर्म न्यायी दया दानिक दमदम हियाव, कहता है सुनते हैं कि उन लोगों का वह लोग जो है, उन लोगों के पास धर्म, कर्म का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है वो लोग और न्याय न्याय मतलब धर्म ज्ञान उसको बहुत ज़्यादा है, धर्मों का ज्ञान है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी है, अपने आप को सो कॉल्ड ज्ञानी कहते हैं, इंटेलेक्चुअल कहते हैं, इंटेलिजेंट कहते हैं, सब कुछ कहते हैं और कहते हैं कि हम न्याय भी करते हैं, यानी कि हम न्याय करते हैं, अन्याय नहीं करते हैं, बहुत न्यायप्रिय हैं। दया दान मतलब उस दयालु भी है, दान कर्म भी करता है, सब कुछ करता है, मतलब बहुत ज़्यादा है। सुनते हैं एक ऐसा वर्ग है पर गुने गेले साखी मिले, कहता है पर जब उसके गुण को जाकर के उसके साथ हम लोग मिले और जब देखने की कोशिश किया उसके गुण को तो क्या पता चला मोट भुइसेक भले हिसाब, कहता है जब वहां पर गए मैं उसके उस जब तक कि आप दूर से देखेंगे तो बहुत ज्ञानी ध्यानी परम न्याय प्रिय है ना, दयादान करता है, सब कुछ दिखावटी है, लेकिन जब आप उसके साथ रहेंगे, आप उसके संसर्ग में रहेंगे, जब जाकर के देखेंगे उसके गुण को देखेंगे साथ में रह करके तो पता चलेगा कि उसका हिसाब किताब कैसा है। मोट भुइसेक, मोट का मतलब जानते हैं, मोट मतलब मोटगर, आप लोग अभी तक खोरठा इतना दिन से हम लोग पढ़ रहे हैं तो समझ गए होंगे, मोट का मतलब होता है ज्यादा तगड़ा तरीके से, अधिक। तो कहता है मोट भुइसेक, बहुत ज्यादा जो है उसका जो हिसाब किताब है। भुइसेक का मतलब होता है यहां पर यह समझिए एक ऐसा लोग जो समाज में रहता है जो कि गरीबों का शोषण करते हैं, उसको चूसते हैं अंदर ही अंदर, उसके खून को चूस करके अपना धन संपत्ति बढ़ाते हैं, उसको अंदर से खोखला कर देते हैं। तो कहता है उसका हिसाब किताब है थोड़ा तगड़ा तरीका से, वह शोषण करता है, शोषक की तरह है वो, ठीक है। तो जब आप समझने जाएंगे, अभी देखिए आगे क्या कहता है कि कुकुर टॉमिक असुख भेलई। देखिए यहाँ पर एक व्यंग को किया जा रहा है कि वो लोग को आदमी का कोई इंसान का कोई वैल्यू नहीं है, बस जो है बाहर से जो कुछ पैटर्न है, बाहर के कुछ ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, कुत्ते को पाल रहे हैं, घोड़े को रेस, घोड़ा का जो रेस होता है उसको देख रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं, उसको बहुत प्यार कर रहे हैं। तो इस तरीके का है बात। कहता है कुकुर टॉमिक असुख भेलई, ये कुकुर मतलब कुत्ते का नाम भी रखा गया है क्या, टॉमी, आप लोग तो जानते होंगे। तो कहता है कुत्ते का जो उसका कुत्ता है उसका टॉमी जो है असुख भेलई, मतलब वो क्या होता है, बीमार हो जाता है। असुख का मतलब बीमार पड़ जाना, असुख, ठीक है। सुख का मतलब कि अच्छे से जिंदगी बीत रहा है और असुख हो गया, बीमार जब पड़ जाता है। ताली तदारक ताय भेलई, कहता है जैसे ही पता चलता है कुकुर टॉमी, जो कुत्ता टॉमी है वह बीमार पड़ जाता है, तो ताली तदारक तुरंत ही क्या होता है उसका आदर सत्कार शुरू हो जाता है। क्या होता है तदारक का मतलब क्या है, आदर सत्कार, ठीक है। आदर सत्कार वगैरह जो उसके साथ मतलब किया जाना चाहिए बहुत अच्छे तरीके से, जो एक इंसान को नहीं मिलता है। जैसे ही पता चला कि कुकुर टॉमी बीमार पड़ गया है तो उसका आदर सत्कार शुरू हो जाता है। उसके लिए चार चार लोग जो है, चरचर चचर, यहाँ पर चार लोग से कंपेयर किया जा रहा है, मतलब बहुत सारे हैं। चचर गो चलल हत कमियां, मतलब उसके घर में जो काम करने वाला कमियां है, काम करने वाला जो घर में नौकर है, वो चार चार जो है वो क्या होता है, दौड़ पड़ा है। जैसे ही पता चला उसकी खातिरदारी के लिए, उसके स्वागत के लिए, आदर सत्कार के लिए, अरे कैसे बीमार पड़ा, कैसे बीमार पड़ा, ये कुत्ते की बात हो रही है। कोई दुकान तो कोई दवा खाना, उसके मतलब उसके आदर सत्कार के लिए, अरे बीमार कैसे पड़ गया, सब कोई में त्राही मच गया, त्राही माम, अरे कुत्ता बीमार पड़ गया है, कौन कुत्ता टॉमी जो है वह बीमार पड़ गया, चलो जल्दी दौड़ो। सारे नौकर जो है चारों ओर दौड़ उठते हैं, कोई दुकान तो कोई दवा खाना, आने औषध पुष्टई पैथ, क्या कहता है, कोई दुकान तो कोई दवा खाना, क्या करने के लिए, आने औषध मतलब उसका औषधि वगैरह लाने के लिए, ठीक है। इस तरह का यहाँ पर कहा जा सकता है। तो कहता है चला चला दौड़ा दौड़ा चारों ओर, ठीक है, कोई दवा खाना तो कोई दुकान, छुटला जे तरी छूटे कोई। और वो लोग जो कमियां लोग जो है, नौकर चाकर जो लोग हैं, वो इस तरह से दौड़े, इस तरह से भागे, जैसे कि आप जब कोई गांव समाज में देखते होंगे, कोई घर पर एक छप्पर होता है और छप्पर खपरैल होता है, ठीक है, खपरैल होता है इस तरीके से। और जब उसका छप्पर किसी प्रकार से गिर जाता है तो उसका जो खपरा इस तरीके से गिरता है, इतना तेजी से गिरता है कि आपको 1 मिनट के अंदर आपको पूरा धराशायी हो जाएगा, जमीन पे पूरा यह गिर करके धराशायी हो जाएगा। तो कहता है उसी प्रकार से ऐसा लगा जैसे कि उसमें करंट लग गया हो और वो दौड़ दौड़ पड़ा, ठीक है। कहता है छुटला जे तरी छूटे कोइत, आइल रहे डॉक्टर एखने डीओआरसीपी कार में। कहता है कि एक डॉक्टर जो है उसको आया लेकर के, जैसे वो लोग भागा सब कोई लेकर के आया। कहता है एक डॉक्टर आता है, किसमें, डीओआरसीपी, एक डॉक्टर है, ठीक है, ये एक शायद डिग्री होगा,
ठीक है? डीओआरसीपी जैसे एमबीबीएस वगैरह है, तो उसी तरह का कुछ डॉक्टर है, वो कार में आया और करेले टॉमिक मोटा इलाज मतलब जो है कार में बैठ कर के डॉक्टर आएगा, तो जब डॉक्टर इस तरह से आएगा थोड़ा उसका स्टेटस ज़्यादा स्टैंडर्ड है और बड़े लोग जो हैं, अमीर लोग ही उसको अफ़ोर्ड कर सकते हैं। तो जब वो डॉक्टर आएगा तो उसका इलाज कैसा होगा? मोटा होगा, पैसा उसका मोटा लगेगा। मतलब जैसे कि कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाता है इलाज कराने के लिए और कोई बहुत ही प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएगा, तो प्राइवेट हॉस्पिटल में उसका इलाज कैसा होगा? बहुत महँगा प्राइवेट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पर जिस तरीके का उसका इलाज होगा, कहता है कि बहुत पैसा लगेगा। तो उसी तरह का इलाज अब कुत्ता टॉमी का कुत्ते टॉमी का स्टार्ट होगा। मोट फीस सकत साज-बाज। देखिए अब क्या होगा कि जो कुत्ता का इलाज शुरू होगा, तो उसके बाद जो डॉक्टर है, चूँकि वह बहुत महँगा डॉक्टर है, तो उसका फ़ी कैसा होगा? बहुत तगड़ा होगा, बहुत ज़्यादा होगा। तो कहता है बहुत ज़्यादा फ़ी लेकर के, बहुत साज-बाज के साथ डॉक्टर कहलई, "प्लीज़ सर, गैर भेल टामी जदि फैर" कहता है कि डॉक्टर जो है फिर से उसको कहता है कि प्लीज़ सर यानी कि जो जो मालिक है कुत्ते का, उसे कहता है कि ब अगर फिर से अगर टॉमी यानी कि कुत्ता बीमार पड़ जाए, मतलब गैर मतलब फिर से अगर उस असुख हो जाए, ठीक है? फिर से अगर उस बीमार पड़ जाए तो क्या होगा, फिर से आप मुझे हकाई लेबो फ़ोनो कर कहता है, फिर से आप मुझे बुला लीजिएगा, फ़ोन कर लीजिएगा, मैं आ जाऊँगा। सरेक तो एहे सेल हलै, सरेक मतलब सर जो है, मालिक जिसको कहता है प्लीज़ सर, तो सर तो इधर क्या है मन ही मन सोच रहा है, सेल है मतलब सेल हलै मतलब उसे ऐसा अनुभव होता है, ऐसा अनुभूति होता है, वह मन ही मन इस प्रकार से सोच रहा है कि दमुवे कोटवाक कम हलै, कहता है कुत्ते ने जो कोट पहना था, वो मन ही मन सोच रहा है, ओह! कैसे कुत्ता बीमार पड़ गया यार। लगता है कुत्ते ने जो कोट पहना हुआ था, उसका दाम ही कम था और चूँकि सस्ता कोट पहनने के कारण वह बीमार पड़ गया मतलब उसको वह सस्ता कोट पहना था, तो ठंडा-वंडा कुछ लग गया होगा इस तरीके से। तो कहता है कि "दमुवे कोटवाक कम हलै, टॉमिक गाते बेमेल हलै" कहता है कि जो है उसका मालिक जो है सर जिसको बोला प्लीज़ सर, वह मन ही मन इस प्रकार से सोच रहा है कैसे वो बीमार पड़ गया। शायद वो कोट का जो दाम ही था, वही कम था जो कि टॉमी के शरीर को वह मेल नहीं खाया, टॉमी के शरीर पर वह सूट नहीं किया। वाह! देखो, देखो यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है कि एक व्यंग्य है, एक समाज का, भारत का एक ऐसा वर्ग भी है जो कुत्ते के लिए यह कर रहा है। आदमी का कोई वैल्यू नहीं है, इंसान भूखे मर रहा है इंसान गुलामी की जंजीरों में बंधा हुआ है, भूखे मर रहा है, शरीर तक बेचने को तैयार हो जा रहा है। एक एक बेला एक टाइम का खाने के लिए और यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है। कहता है टॉमी के शरीर में वह फिट नहीं बैठा, दाम रहे 7-8 सोए बस। बस दाम कितना था? 7-800 था शायद सस्ता था, इसी कारण कोट का दाम ही सस्ता था। इसीलिए जो है ना शायद कुत्ता का जो टॉमी है वह बीमार पड़ गया। मैनेजर करलक भारी दोष और वो जो मैनेजर है जो घर में मैनेज करता है, जो बहुत बड़ा घर है, तो उसके घर में मैनेजर भी है। अब वो मैनेजर का काम होता है क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, तो कुत्ते को जो कोट ला कर के दिया है, मैनेजर ही मैनेज किया है उस चीज़ को, तो मैनेजर ने ही गलती किया है। यहाँ पर यही बात चल रहा है कि मैनेजर ने ही गलती यहाँ पर है कि मतलब रंगो नोंगरा रहे लोगवाक मतलब कहता है कि रंग वगैरह भी जो है मतलब रंग उसका कोट के बारे में कहा जा रहा है, वह मन ही मन सोच रहा है कि दाम ही कम था, उसके शरीर पर फिट नहीं किया, इसीलिए जो है कुत्ता बीमार पड़ गया। मैनेजर का इसमें बहुत ज़्यादा दोष है, वही गलती किया है। उस जैकेट का जो कोट है, उसका रंग भी है थोड़ा फीका था, अच्छा नहीं था। नोंगरा का मतलब होता है कि जैकेट जो है वह बहुत अच्छा नहीं था, थोड़ा उसमें सस्ता वाला जो होता है, ब्रांडेड नहीं है, नोंगरा थोड़ा कमज़ोर है, ठीक है? वीक वीक ब्रांड का है, तो रहोई लुगवाक कहता है वो उसका रंग वगैरह भी मतलब जैकेट बहुत खराब था। एहे अमरीके रहत लक कहता है यही अगर वो कुत्ता अमेरिका में रहता, यही अगर वो कुत्ता अमेरिका में रहता तो क्या वह इसी प्रकार का इसी इतना कम दाम का पहनता क्या? नहीं, 12-1500 का तक का वो जो जैकेट है, जो कोट है, वह पहनता। तो सरेक कोएड़ एहे कहलई सरेक तो एहटाए सेल हलई कहता है कि सर को एहटाई सेल हलई मतलब यही जो है उसके दिमाग में अचानक से सहसा जो है यही अनुभूति होती है कि जो जैकेट है उसी का दोष है और जैकेट दिलाने वाले का दोष है, जो कोट दिलाने वाले का दोष मैनेजर का दोष है। यही वह अमेरिका में रहता तो क्या 700-800 का पहनता, कम से कम वह 12-1500 तक का तो जरूर पहनता। और सर जो है, सर का दिमाग जो है यही बार बार कह रहा था, सर मतलब कौन, वही मालिक जो कुत्ते का मालिक है जिसे सर कह रहे हैं हम लोग, तो कहता है यही है सुना हो ओखनिक धर्म न्याय
दया दाने को दमदम हियाव कहता है। और सुनते हैं मतलब यहाँ कवि कह रहे हैं अपने काव्य कर्म के रचनाओं के माध्यम से कि सुनते हैं उन लोगों का, उन लोग मतलब वही सर जो है, मतलब जो एक धनी वर्ग के लोग हैं समाज में, तो कहता है सुनते हैं उन लोगों का धर्म और न्याय जो है, धर्म वो बहुत ज़्यादा धर्मी हैं, मतलब धार्मिक हैं, धर्म कर्म को मानने वाले हैं, धर्म जानते हैं क्या करना चाहिए, उसको अपने कर्तव्य को जानते हैं और न्याय प्रिय हैं। ठीक है, धर्म न्यायी है, मतलब धर्म ज्ञानी है, न्याय करते हैं। और दया तो मतलब भर भर के है, दमदम मतलब भर भर के है, और दान भी बहुत ज़्यादा करते हैं। लेकिन जब आप उसके पास जाइए, अब आगे जो है मतलब दया दान धर्म बहुत है। अब आगे क्या कहते हैं कि एक तो कुत्ते का बात हो रहा था, अब है कि घोड़ा दौड़वे ले लगवे ले बाजी। अब यहाँ पर है भारत के एक ऐसे वर्ग का, एक ऐसा समाज का यहाँ पर चित्रण किया जा रहा है। एक तो समाज जो कि कल मैंने इसके बारे में बात किया था, भारत एक मोहड़ा वन और भारत एक मोहड़ा टू, जिसमें कि हम लोग अभी देख रहे हैं एक ऐसे समाज के बारे में जो कि कैसे पैसों को लुटा रहे हैं, कैसे पैसे का इसका कोई वैल्यू नहीं है इसके पास, कुत्ते को मतलब इंसान का कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या है, अगला स्टेंजा में क्या है कि घोड़ा दौड़वे ले लगवे बाजी। आप लोग जानते हैं जो घोड़ा दौड़ होता है, जैकपॉट वगैरह, पोलो, ये सब जानते होंगे। तो उसमें क्या होता है, बाजी लगता है, जुआ की तरह होता है कि यह घोड़ा जो है उस पर मैंने इतना लगाया है, यह घोड़ा जीतेगा। ठीक है, घोड़ा का रेस, हॉर्स रेस जो होता है, तो कहता है उसमें बड़े बड़े लोग, हम लोग जैसे लोग तो वहाँ बाजी लगाएंगे नहीं, उसमें लाखों करोड़ों रुपए का एक एक घोड़े पर बोली लगता है। तो उस तरह का बाजी लगना शुरू हुआ। एखने कहे कहे गेला मेयर जी, कहता है अभी जो है मेयर जी, जो मेयर है, ठीक है, मेयर जानते होंगे आप, जो एक जगह का मेयर होता है, ठीक है, नगर निगम का। तो कहता है वही मेयर जी जो धनी है, तो कहता है कि एखने कही गेला मेयर जी बहुत कमे झनेक हैन अबरी बूता। कहता है एक अभी जो मेयर जी कह करके गए हैं कि बहुत कम लोगों का, झनेक मतलब बहुत कम लोगों का इस बार, अबरी मतलब इस बार जो है बूता है। बूता का मतलब औकात है। बूता है क्या तुम्हारे अंदर इतना बूता कि तुम कर लोगे, बल बूते पर, कहता है ना बल बूते पर। तो कहता है तुम्हारे अंदर इतना बल, इतना बूता, इतना शक्ति है, किसी बहुत कम लोगों के पास है कि अभी इस बार जो है घोड़े की बोली लगाए यहाँ पर। कहता है कोठे चगलई बाजी। अब जो है चगलई का मतलब चढ़ता है आगे, बाजी का जो घोड़े पर बाजी लगाने का शुरुआत होता है, ठीक है, और आगे बढ़ता है, एक बोली लगना शुरू होता है, 10,001, 10,002, 1,00,000 1, 1,00,002, 4,00,000 1, तो इस तरह का बाजी जो है लगना शुरू होता है। ठीक है, चगलई बाजी लगना शुरू होता है। अब विदेशी धनिक ऊंचा छाती, जैसे बाजी लगना शुरू होता है तो विदेशी जो धनी होता है, ठीक है, फॉरेनर के जो पैसे वाले लोग होते हैं, उसका वो छाती ऊंचा हो जाता है। अरे अब तो इस बार मतलब लोग कम हैं पैसा लगाने वाले यहाँ पर, तो हम लोग क्या है, जब मैं पैसा लगाऊंगा तो मुझे बहुत ज़्यादा पैसा आएगा, है ना, रिटर्न में रेवेन्यू मुझे बहुत ज़्यादा आएगा। लेकिन मैंने तो कथी कम देसी धनी, कहता है लेकिन अब बताइए यहाँ पर का देसी धनी क्या कम है? विदेशी धनी की बात छोड़ो, देसी धनी जो हमारे भारत का एक चित्रण को यहाँ पर चित्रित किया जा रहा है, कहता है वह क्या कम है क्या? वो खिनको ठेपो दिखलती। कहता है यहाँ का देसी धनी जो है वह कम है क्या? वह लोग भी उन लोगों को जो विदेशी धनी हैं, जो विदेशी रिच हैं, जो फॉरेनर लोग हैं, जो पैसा कमा करके विदेश से लाए हुए हैं, उन लोगों को यह ठेपा दिखाते हैं। कहते हैं अरे तुम लोग क्या आगे क्या समझते हो, हम हैं अभी। ठीक है, ठेपा दिखाते हैं। और सरे केर दुलरू फोटू, तो बोली बढ़ाई दे ले यारू। कहता है और सर का जो मालिक है, जो देसी धनी के बारे में यहाँ इंगित किया जा रहा है, अभी जो कुत्ते को यहाँ पर लार दुलार चल रहा था, वही सर का, ठीक है, उसी तरह का लोगों का, उसका दुलरू मतलब सर का दुलरू कौन होगा? अब सर का दुलरू तो दूसरा लोग होगा नहीं, वही उसका बेटा पोता जो भी हो। तो कहता है उसका दुलरू फोटू जो है, या फोटू नाम होगा, ठीक है। तो कहता है फोटू जो है अब आता है, जब कहता है ना रईस का औलाद है, रईस का औलाद पैसा लुटाता है, तो वो आता है और कहता है अरे बेटा मतलब तुम जो है दाम बढ़ा देगा, चलो तुम कितना बोल रहा है, 10,00,000, चलो मैं बोलता हूँ 15,00,000। तो इस तरह का बोली और उसने बढ़ा दिया, किसने? तो वही सर का बेटा दुल्लू। आओ कितना लगाते हो बोली, देखते हैं 10,00,000, 20,00,000, 5,00,000, मतलब तुम जितना बोलोगे हम उससे। तो ये रईस का औलाद है, ठीक है, एक रईस का, कहता है ना रईस का औलाद, पैसे का इसके पास कोई वैल्यू नहीं है। और फिर क्या होता है, आर ओइसन जब डांडा कसाइल, कहता है और जब वो एकदम खड़ा हो जाता है डांडा कस के, कमर कस के कि चलो देखते हैं कि कौन आगे बढ़ता है, तो आर के कथी क पार पाई, और कौन ही उससे पार पाएगा, मतलब कौन और सक पाएगा, मतलब कौन जो है कोई 1,00,000 बोला तो दूसरा 2,00,000 बोल देगा, कोई तीसरा लोग 3,00,000 बोल देगा, तो ऐसा करके चलना शुरू हो गया। जो कहते पैता समसे 1,00,000 ले बेसी डाक दिए, कहता है कि कौन उसको उससे पार पाएगा, वही ना पार पाएगा जो कि उस वह जितना बोली लगाएगा उससे ज्यादा लगाए, तो यह उससे भी ज्यादा लगा देगा। तो ऐसा करके चल रहा है। और देखिए पैसे की बर्बादी किस प्रकार से हो रही है। एक तो कुत्ते को
बहुत ज़्यादा मतलब कुत्ता जब बीमार पड़ जाता है, तो देखिए उसका कैसा आदर-सत्कार, उसका मान-सम्मान शुरू हो जाता है और एक बहुत ही ऐसा डॉक्टर से उसका इलाज होता है, जिससे आम लोग जो है उसके बारे में सोच भी नहीं सकते हैं, वैसा और उसका जो कोट जैकेट है, लोगों को यहाँ पर चिथड़ा नहीं मिल रहा है, उसके शरीर पर एक फटा-सा चिथड़ा नहीं है और एक एक टाइम खाना नहीं मिल रहा है और उसको देखिए क्या मिल रहा है। मतलब इस तरीके का यहाँ पर बात चल रहा है। देखते हैं आगे क्या है। अब तो यहाँ तक बात हो गया कि ये डाक चल रहा था, इस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है। अब क्या है अगला अगला सीन में कवि जी जो ए.के. झा जी हैं, वह क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक समाज का जो एक वर्ग है, इस तरह से अन्याय हो रहा है। एक एक को खाना नहीं मिल रहा है, एक को एक टाइम का सही से खाना नहीं मिल रहा है, अपने शरीर तक को बेच देता है, अपना सर्वस्व जब न्यौछावर कर देता है, उसके बाद भी उसको एक सही से एक टाइम का खाना नहीं मिलता है, ना अपने बाल-बच्चों को खिला पाता है। और दूसरे ही तरफ देखिए किस तरह से पैसे की बर्बादी हो रही है। इसको इंसान का कोई कद्र नहीं है और जैसा कि कवि जी ने पहले भी कहा था कि वैसे पेड़ का क्या मतलब महत्व है जिसके नीचे जो है लोग जिसको छाया ही ना मिले, शांति ही ना मिले, वैसे धन का क्या मतलब महत्व है जो कि आप उसको सैंत करके अड़ाज करके रख लिए हैं, लेकिन उसके कोई एक लोग उसको उससे क्या हो किसी का पेट ना भर सके आप, तो वैसा धन का क्या महत्व है। तो यही है कि एक वर्ग है जो इस तरह का है और एक वर्ग यहीं पर देखिए दूसरे कितना खाई है दोनों के बीच में, कितना गैप है। तो यह है भारत का एक चित्रण है। कमियां करीम अइलई लेट कहता है। अगला अगला देखिए ये क्या होता है। एक मालिक है, धनी लोग है और धनी घर के कमियाँ जो है करीम, वो क्या होता है लेट से आता है चूँकि यह बेचारा बहुत गरीब है, कमियाँ करीम जो भी है, कमियाँ का मतलब जानते हैं घर में काम करने वाला कमियाँ, है ना? तो ग गरीब अब वो करीम नाम दे दिया गया है, वो लेट आया, कैसे? अब काम करने के लिए किसके घर में? अपने मालिक के घर में लेट से आता है, थोड़ा लेट से आता है, ठीक है? तो क्या होता है? जदियो तभु सपटले पेट कहता है आया है काम करने के लिए और अभी भी उसका पेट पूरे तरीके से भरा नहीं है। सुरुक दरबाने दिलई इंगित और दरबान जो जैसे ही वो घर के गेट से एंट्री मारता है, तो जो दरबान खड़ा होता है गेट पर, वो जो है कमियाँ करीम को, ठीक है, क्या कहता है उसको सूचना दे देता है, थोड़ा-सा उसके मन में यह डाल देता है कि जाओ, 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 आज तो तुम लेट कर दिए हो, गया, तुम तो गए, निभौलो तोर जिंदगी के दीप। अरे जाओ, तुम्हारा ज़िंदगी का दीप जो है आज गया, मतलब निभा गया, इतना ही दिन का तुम्हारा ज़िंदगी था, लेट कर दिए हो, मतलब पैसा केवल फ्री में लोगे क्या? जाओ, देखो, यहाँ पर देखिए किस तरह से इंसान का कद्र है और कुत्ते, घोड़े इस पर पैसा बर्बाद किया जा रहा है ना? छोटो दीवान बेत धर लई, अब जैसे ही कमियाँ करीम को देखता है कि वो अंदर आया, तो छोटा दीवान जो है पैसे का क्या बोलते हैं उसको घमंड में, ठीक है? अब क्या है पैसा का गर्मी होता है, उस गर्मी में छोटा दीवान, बड़ा दीवान है, दो मतलब मोच का ताव इस तरह का, ठीक है? और छोटे लोग को वो कुछ समझ नहीं रहा है। अब जैसे ही वो घर एंट्री मारा, वो जो करीम था, कमियाँ करीम, तो वो जैसे ही एंट्री मारता है, तो छोटा दीवान कहता है ना छोटे ठाकुर साहब, बड़े ठाकुर साहब, तो छोटा दीवान बेत पकड़ता है। मतलब वो क्या होता है हाथ में बेत समझते हैं ना? आप लोग बेत से मार खाए होंगे बचपन में, तो कहता है बेत हाथ में पकड़ता है और ततके बड़का देख कहलई और उसी समय जो है टटके मतलब बड़का जो है छोटका का भाई बड़ा दीवान, ठीक है? बड़ा साहब, बड़ा सेठ, बड़ा साहूकार जो है, वह क्या कहता है उसको देख कर के कहता है, "डाक रे पहलवान के, पहलवान दिलई मोछे ताव।" वो कहता है उसको देख कर के, "अरे पहलवान को बुलाओ तो थोड़ा।" मतलब काहे बुलाएगा भाई? अब लेट कर दिया तो क्या उसे मार दोगे? हाँ, मार देगा, है ना? "डाक रे पहलवान के, पहलवान दिलई मोछे ताव।" जैसे ही बोलता है पहलवान को डाक तो पहलवान उधर से एकदम मोछ पे ताव देते हुए, "हट साला चलो।" आड़े थानई कहलई और उसके सामने जो करीम था, उसके सामने आ करके थानई मतलब उसके सामने आड़े थानई उसके सामने आकर के उसे देखता है और कहता है, "आओ, का रे बेटा?" मतलब कहता है कि, "का रे बेटा?" मतलब यहाँ पर क्या है, कोई वैल्यू नहीं है तुम्हारा, तुम क्या हो? तुम इंसान हो लेकिन इंसान रूपी पशु हो, जानवर हो। तुम्हारा कोई वैल्यू नहीं है हमारे सामने, इंसान के लिए कोई वैल्यू नहीं है, जानवर का वैल्यू दे रहा है। तो यहाँ पर यह है, कितना गैप है, देख लीजिए कितना मतलब क्या है, एक मार्मिक दृश्य आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। कहता है, "आड़े थानई कहलई और कहलई, का रे बेटा गाते हओ बेथा?" मतलब कहता है, "का रे बेटा शरीर में तुम्हारा व्यथा का मतलब बहुत ज़्यादा व्यथा है, बहुत दुःख हो तुम, दुखी हो, बहुत मतलब इस तरह से कैसे आए हो? फावे ले भी मासे 10 टाका" कहता है फावे का मतलब फ्री में, कहता है ना जैसे आप जाते होंगे सब्ज़ी लेने के लिए, तो कुछ ले लिया उसके बाद कहता है, "अरे फाव में कुछ दीजिए ना, फ्री का कुछ दीजिए।" जैसे 2 किलो मैंने लिया है, तो 2-4 दीजिए ऐसे ही, तो 2-4 धनिया दे दीजिए, मिर्ची दे दीजिए। तो फाव में ही क्या लेना चाहते हो, बिना कुछ काम किए पैसा लेना चाहते हो, मज़दूरी लेना चाहते हो? और करीम के मोरव लई मार, बासी पेट ठोकाई कापार फायर कहता है और करीम को वहीं पर इस तरीके से मारता है, मोरव लई मार मतलब इस तरीके से मारता है कि वह जब तक कि मर ना जाए और बेचारा खाली पेट होता है, बासी पेट इस तरह से उसको ठोकता है
पीटता है, उसका कपाड़ फाड़ देता है कि वह जब तक कि मर ना जाए। तो देखिए यहाँ पर क्या है कि एक कुत्ते को जिसका थोड़ा-सा तबीयत खराब हो जाता है, तो पागल हो जाता है और जब यहाँ पर एक आदमी इंसान का कोई कद्र नहीं है, बेचारा भूखे पेट सही से खाना नहीं खाया और जब वो थोड़ा-सा लेट कर देता है तो उसको मरवा देता है पहलवान से। तो ये है इस भारत का यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि कैसा यहाँ का चित्रण है। अब देखिए क्या होता है कि जब वो मार-पिटाई हो जाता है बेचारे का और वो मर जाता है तो वहाँ पर क्या होता है उसी जगह पे आई के टॉमी चेचाई भुकलक कहता है टॉमी जो होता है उसके घर में जो टॉमी कुत्ता रहता है वो आकर के वहाँ पर चेचाई के भौंकने लगता है। जैसे वो मर जाता है तो कुत्ता आता है और उसको सूंघता है, सूंघ करीम के हाइचक भेलक मतलब सूंघता है और वो जो है थोड़ा-सा भौचक्क रह जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है और क्या होता है कि अरे! ये तो मर गया, इस तरीके से कुत्ता उसको सुन करके होता है। सुनिए कि नाम्भल छोटो मैनेजर और जब कुत्ता जो भौंक रहा है, तो छोटा मैनेजर जो है, वहाँ जो मैनेजर काम करने वाला है, वह नीचे उतरता है सुन करके, कुत्ते का भौंकने का सुन करके नीचे उतरता है और तावले टॉमी फट फ़ोन पर मिलाई देले एसपी के नंबर और क्या होता है उसी समय जो है टॉमी कुत्ता यहाँ पर कुत्ते को इंगित किया जा रहा है, यहाँ पर बताया जा रहा है कि घर में काम करने वाला एक कुत्ता है ना, इस तरीके से हो सकता है। तो कहता है टॉमी तुरंत क्या होता है फ़ोन पर जाके एसपी को नंबर मिला देता है और मैनेजर जो है थरथराने लगता है। अब क्या होगा? पात पीपर थरथरा के वह जो है अंदर से हिल जाता है, ठीक है? अब क्या होता है आगे? ढेर नय कई हजारे कहता है बहुत नय थोड़ा-मोड़ा हज़ार पर क्या होता है, थोड़े-मोड़े हज़ार पैसा खर्च करता है और जो केस होता है वह रपा-दपा हो जाता है। करीम के लसवा गाड़े में चालू भाइयों को दमे नफ़ा और करीम का जो लाश है उसको गाड़ने में, उसको दफनाने में चालू भाई जो है उसको थोड़ा-सा नफ़ा हो जाता है। करीम का जो भाई है उन लोगों को थोड़ा-सा हर्जाना दे दिया गया होगा तो उसको नफ़ा हो जाता है। अरे कोई मरा, हमको तो पैसा मिल गया, है ना? देखो इंसानियत का गरीब इंसान का क्या वैल्यू है इनके नज़र में। एकर ले बेस की हते भाई और इससे ज़्यादा क्या मतलब इससे ज़्यादा और अच्छा क्या हो सकता है कि एक कोई चला गया मर के और उसके जगह पर किसी को पैसा मिल गया नफ़ा हो गया, है ना? फ़ायदा हो गया, तो मर करके वो फ़ायदा करके चला गया। सुनो हो औखनिक धर्म न्याय, देखो यही है धर्म न्याय, यही है न्याय करने वाला इंसान, है ना? सुना हो औखनिक धर्म न्याय मतलब धर्म न्याय बहुत ज़्यादा है, इस प्रकार से सुनते हैं, ठीक है? तो यही है यहाँ पर इस कविता के माध्यम से दिखाया गया कि देखिए यहाँ पर भारत का 2 चित्र है। एक चित्र को मैंने आपको दिखाया था कि जिसमें कि गरीब गुलामी के जंजीरों में खाने को कुछ नहीं है, कपड़े पर शरीर पर कपड़ा नहीं है, एक और सही अपने शरीर को भी बेच करके वो पूरा तरह से भूखे रहता है, सही से खा नहीं पाता है, मिलता है तो एक टाइम चावल कुछ मिल जाता है, ठीक है? तो यही है इसका धर्म न्याय और दान द दया तो पूछो ही मत, बहुत ज़्यादा है। तो यही था भारत का एक चित्रण। अब हम लोग देखेंगे अगला कविता, मीरा चाही गोला नाही। यह जो कविता है मीरा चाही गोला नाही, मीरा चाही गोला नाही। अब यहाँ पर क्या है यह इससे पहले मैंने देखिए जब भी आप कोई भी कविता संग्रह को यहाँ पर देख रहे होंगे तो आपको पता चल रहा होगा जो भी कविता संग्रह है उसका मूल भाव जो कविता का होता है वो सारी कविताओं में उसका मूल भाव झलकता है। तो इस कविता में मूल भाव क्या है? कवि का काव्य कर्म के माध्यम से किसी को जन जागरण करवाना, स्त्री को ये जो स्त्री एक गुलामी की बेड़ी में बंद कर अपने आप को मतलब ठीक-ठाक समझती हैं, उसको जगाना, है ना? लोगों को गुलामी के झंझट से मुक्त करवाना, लोग जो है इस प्रकार से ज्ञानी बने, इस प्रकार से आगे बढ़े, पीछे के जो वह कॉपी कर रहा है, किसी के मार्ग बने-बनाए मार्ग पर चल रहा है, उसको छोड़े, तो इस प्रकार से सब कुछ है। तो यहाँ पर है, मीरा चाही गोला नाही, मतलब मीरा का मतलब यहाँ पर यह लिया गया है कि सहयोगी चाहिए, साथी चाहिए, एक दूसरे के साथ कंधे से कंधे मिलाकर मतलब चलने वाला चाहिए। ये नहीं कि तुम नीचे, मैं ऊपर, मैं नीचे, तुम ऊपर, ऐसा नहीं, कोई नीचे नहीं है, सबका समान हक है। अगर कहा जाता है कि स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी, तो इसका आधा हक है और इससे पहले भी मैंने कविता में इसी कविता संग्रह में जो है कवि जी के द्वारा कहा गया था और यहाँ पर मैंने समझाया था कि बिना स्त्री के यह संसार नहीं है, बिना स्त्री के क्योंकि वही है जन्म देवैया, वही है इस संसार का को जन्म देने वाली। तो अगर बिना स्त्री के संसार नहीं है तो मतलब स्त्री को आधा हक देना चाहिए, मतलब बराबर का हक मिलना चाहिए और उसको जो उसका पति है, उसको यह नहीं कह सकता है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, तुम मेरी गुलाम हो, तुम मेरे नीचे रहोगी क्योंकि यहाँ पर स्त्री के बिना संसार नहीं है, तो पुरुष के
के बिना भी संसार नहीं है। दोनों एक दूसरे का क्या है, सिक्के का दो पहलू है, एक के बिना दूसरा नहीं, दूसरे के बिना पहला नहीं, तो दोनों को समान हक मिलना चाहिए। तो वही कहता है मीरा चाहिए, सहयोगी चाहिए, साथी चाहिए, गोला नहीं, मतलब मालिक नहीं चाहिए। मैंने इससे पहले गोला गोलाइन है ना, तो कहता है मालिक नहीं चाहिए। अगर तुम्हें मुझे बनना है, मुझे स्थान देना है तो बराबर का दर्जा दो, मुझे नीचा मत दिखाओ। और इसमें है कि लेडीज वर्ग को, स्त्री वर्ग को यहाँ पर कवि जी सिखाने का कोशिश कर रहे हैं कि देखो तुम लोग समझो इस बात को, जो तुमको सहयोगी चाहिए, साथी चाहिए या फिर मालिक चाहिए, उठो और आवाज उठाओ। अब देखिए इस कविता में क्या होता है, जो है यहाँ पर क्या है कि एक लड़की से, एक घर की बेटी से पूछा जाता है कि जब कोई उसे देखने के लिए आता है, तो क्या तुम्हें शादी करना है या नहीं करना है? जब उसे पूछा जाता है, तो देखिए जवाब देने का शुरुआत होता है। जवाब दिए एक आवाज़ शुरू कर ली, मतलब जवाब देने का आवाज़ से शुरू होता है, जे बिहा ओहुक ज़रूर करत लिक, मतलब वह भी शादी कर लेती, ज़रूर करती। लेकिन यदि मर्द रूपे मानुष जाय मिल, यदि मर्द के रूप में यानी कि उसके पति के रूप में, यानी कि उसके साथी के रूप में मनुष्य मिल जाता, इंसान मिल जाता, उसको सुधे नाई मर्द पति गोला मालिक, मतलब उसे केवल मर्द नहीं चाहिए, पति नहीं चाहिए, गोला मालिक नहीं चाहिए, उसको मतलब मालिक नहीं चाहिए। मर्द का मतलब यहाँ पर पति है और गोला का मतलब मालिक, इस तरह से नहीं चाहिए। मुझे मनुष्य, पति के रूप में एक मनुष्य मिल जाता, एक साथी मिल जाता, तो मैं शादी जरूर कर लेती। देखो यह तो हो गया कि मुझे नहीं चाहिए ऐसा, मुझे अगर पति के रूप में एक मनुष्य मिल जाए, एक साथी मिल जाए, एक सहयोगी मिल जाए, जो मुझे मनुष्य समझे, मुझे वही चाहिए। आड़ा ले गोड़ा तक हमरहु मानुष माने, आड़ा ले गोड़ा मतलब पैर से लेकर के सर तक, मतलब पैर से लेकर के सर तक, नीचे से लेकर ऊपर तक, शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है, हमें वह मनुष्य समझे, इंसान समझे। ये नहीं कि मुझे कोई भोगने का चीज समझे, ठीक है, मुझे कोई सामान समझे, मुझे कामनी यानी काम के लिए ही मुझे केवल यूज करे, मुझे एक सामान समझे, भोगने का सामान समझे, मुझे मनुष्य की तरह अगर ट्रीट करेगा, एक जैसे कि मतलब मेरे साथ साथ चलेगा सहयोगी की तरह, फैर हता हमर गोइयो सहयोग गुलैन, पाई के जिंदगी मीरा मानुष धैन। कहता है फिर जो हमारा सहयोग गुलैन मतलब जो उसकी सहेली है, गांव में गोइया सहेली बोलता है, ठीक है, उसके जो साथी है, उन लोगों का भी जिंदगी इस प्रकार का, जो लोग हैं वह भी अगर इस प्रकार से जवाब देंगी, अगर वह भी, उसे भी अगर मीरा चाहिए, साथी चाहिए, सहयोगी चाहिए, अगर उसे भी मिलता है, तो वह भी इस प्रकार के मीरा को पाकर उसका भी जिंदगी जो है वह धन्य हो जाएगा। ओनाई आवाज एक ऐसन जवाब, कहता है इस प्रकार के आवाज का जो इस प्रकार का जवाब सुन करके पोहना पुरुष एक तब मिजाज खराब। और यहाँ पर है कि इस प्रकार के जवाब को सुन करके लड़की का, बेटी का, इस प्रकार के बेटी वर्ग का इस प्रकार का जवाब सुन करके जो पहुना पुरुष है, जो देखने आता है, जो एक पुरुष वर्ग है, जो समाज है पोहना वाला, ठीक है, उसका मिजाज, उसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे ये क्या पूछ दिया। अब वो क्या करता है, जैसे ही सुनता है कि अरे ये क्या पूछ दिया है, उसका दिमाग खराब होता है। यहाँ पर है ताता ताही पीछे देखते हैं, ठीक है? इसके बाद जो है एक लाइन छूट रहा है, ठीक है? ताता ताही ताता ताही किंतु छुटैल फैर आवाज, कहता है, और तुरंत ही ताता ताही, उस जैसे ही इस आवाज को सुनता है, इस जवाब को सुनता है, तुरंत उससे उधर से क्या होता है, जवाब आता है। दिए ले चाणे जवाब सफा आवाज, क्या होता है, तुरंत एकदम आवाज उधर से फूट पड़ता है, क्योंकि उसका जो उठा था सवाल कि मुझे यह चाहिए, मुझे वह चाहिए, इस प्रकार का सवाल जवाब सुन करके इसका दिमाग खराब हो जाता है। अरे ऐसा कुछ बोल सकती है, लेडीज भी आवाज उठा लेगी, तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और तुरंत एकदम चाणे मतलब बहुत तगड़ा जवाब देने के लिए साफ-साफ आवाज़, साफ-साफ लफ्ज़ों में उधर से क्या होता है, आवाज़ जवाब आता है। किधर से? पुरुष समाज की। अब जो है यहाँ से उधर से आवाज़ आता है फिर से, यहाँ पर वो कह रही है बेटी जो है, "एखन तो बूझो हो नाय पारो", एखन अभी तो मैं समझ भी नहीं सकती हूँ, समझ भी नहीं आता है, कहल जाए कौन चीज़ के प्रेम, मतलब ये समझ में नहीं आता है, किस प्रकार का प्रेम? क्या चीज़ का प्रेम? बताओ, इस समझ में नहीं आता है, यह प्रेम क्या है? यह संबंध क्या है? यह एक जो स्नेह क्या है? बताइए। मरद मेहरारू गात घसा करे से बिछने बिछने बांधल सजवल प्रेम, कहता है प्रेम क्या है? स्नेह क्या है? बस वही मर्द, जो एक लेडीज और जेंट्स के बीच में जो शारीरिक संबंध उस तरह से है कि एक केवल गात गात धासक, मतलब एक केवल शरीर का ही प्रेम होता है क्या, कि उसके बीच में कोई शरीर से प्रेम हो गया, और बिछावन पर जो बेड पर जिस प्रकार का प्रेम, जो बिछने बांधल सजवल प्रेम, जिस प्रकार से वहां पर प्रेम है, केवल वही प्रेम है। मुझे समझ में नहीं आता है प्रेम की परिभाषा क्या है। और सुनिए, आर फैर पराई पराई मरद तो सभे मुंदई माथा माचा, ठीक है, मानुषिक मानत, कहता है। और जो आगे सुनिए, पराई पराई मरद, जो प्रत्येक मरद जो है, सभी किसको, कृष्ण मनु विशेष
वशिष्ठ चाणक्य के डहर बतवा आगवा जबर गुरु जानत, कहता है। और सुनिए वो जो मर्द लोग हैं, एक एक समाज के जो लोग हैं, कृष्ण, मनु, वशिष्ठ, चाणक्य, इन सबको अपना डहर बतवा मतलब कि उसे अपना राह मार्गदर्शक समझते हैं कि वही लोग जो है हमारा मार्गदर्शक है। उन्हीं लोग के राह क्रम पर, जो बने बनाए रास्ते पर हम चल रहे हैं, हम उसको गुरु मानते हैं। तो फिर क्या सीखा है बताइए? प्रेम क्या है? बताओ तुम लोग जल्दी से। आगे देखिए, कहता है कि मनु चाणक्य नीति नियम उखरौला वशिष्ठ आदि श्रुति के आखर देलहत के जान उ सभेक नकल कराटा सैले मनुपुत्र, मनुपुत्र मतलब मनु का पुत्र जो है, जो मनु के नियम को मानता है, मनुपुत्र पुरुष सभी ने खोजा हत। कहता है कि मनु, चाणक्य, इन सबों ने क्या किया? नीति नियम यह सब बनाया लोगों के लिए कि यह इस प्रकार से काम करना है। चाणक्य नीति सुना होगा आपने, मनु का नियम जो है मनु स्मृति में, तो इन सब का इन्होंने क्या किया? समाज के लिए एक नियम बनाया, एक नीति बनाया। वशिष्ठ आदि गुरु जो है, वशिष्ठ है, विश्वामित्र है, इन सबों ने श्रुति, आप लोग वैदिक साहित्य जब पढ़ते होंगे, ठीक है, हिस्ट्री में, तो वहां पर क्या है कि ऋग्वेद में श्रुतियों का रचना किया जाता है, जिसे ऋचाएं कहते थे। जो मंत्र होता था, जो श्लोक होता था, उन सबको वशिष्ठ आदि वैदिक गुरुओं ने क्या किया? एक अंतिम रूप दिया कि जान उस सब एक नकल कराटा सैले, कहता है कौन जाने, कौन जाने, कौन जानता है कि उन सब का नकल करके, नकल रूपी जो मनुपुत्र है, वो सब जो वो पुरुष जो है, वही मनुपुत्र सब में उसी प्रकार का पुरुष ढूंढ रहा हो, है ना? जो नियम वगैरह उसने बनाया है, तो वह नियम क्या है? क्या है बताइए? यही प्रेम है, यही नियम है, यही नीति है। जो प्रेम तुम लोग देख रहे हो कि स्त्री को नीचे समझना और पुरुष जो है ऊपर है, यही नियम था, यही वह राह बतवा, यही वह जो मार्गदर्शक था जिसको तुम लोग अपना गुरु मानते हो। क्या उसने तुम्हें यही नियम बताया है? क्या यही प्रेम है? बताओ तुम लोग, जल्दी से बताओ, ठीक है। आर ओहे लोपे धापे जनईन के, और वही, और क्या है कि आर ओहे लापे धापे जनईन के माल फल कमीनिये बतवल करत, कहता है कि तुम लोगों ने क्या सीखा है? प्रेम क्या है? स्नेह क्या है? बस वही, तुम जिसको अपना गुरु मानते हो, जो तुम मार्गदर्शक जिसको माने हो, जिन्होंने नीति नियम बनाया, जिन्होंने लिखा, उसी संदर्भ में आर ओहे लापे धापे, वही उसी को आगे बढ़ाते हुए, जो लापे धापे इसी तरह कहता है, लाप धाप उसी के अंतर्गत, ऐसा करके। तो आर ओहे लापे धापे जनईन के माल फल, मतलब औरत को, एक स्त्री वर्ग को क्या समझते हो तुम? सामान समझते हो, फल समझते हो, कामिनी यानी कि केवल काम वासना के लिए तुम इसको यूज करने वाले, इसको यही समझते हो, यही तुम्हें बताया गया है। रमनी बिलासिनी बामाई कहत, और क्या कहते हो तुम उसे? माल फल कमनीय बतवल करहत, और तुम्हें बताया गया यही। रमनी मतलब रमनी का मतलब ये है, बिलासिनी जो भोग विलास की चीज है, ठीक है, किसे इसे केवल सामान की तरह यूज करो, ऐसा करके तुम इसे सोचे हो। और रमनी बिलासिनी बामाई, बामाई का मतलब कि जो स्त्री है वह हमेशा पुरुष के बाएं अंग के समान है, यानी कि बाएं भाग में रहने वाली है, तुम्हें यही बताया गया है। और बाएं भाग में हम क्यों रहे भला? बताओ तो तुम, हम क्यों रहें तुम्हारे बाएं भाग में? तुम रहो मेरे बाएं भाग में। तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है स्त्री की ओर से, और यह स्त्री को समझाया जा रहा है कि ऐसा तुम बिल्कुल ना करो। और इस तरह से तुम खुश मत हो जाओ कि पति है, पति परमेश्वर है, पतिव्रता, यही सिखाया गया है, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। पत्नीव्रता कोई कहता है क्या? सती होने की जगह सता कोई होता है? नहीं ना। तो वही सब एक जो कुरीति है, इसके बारे में यहाँ पर बताया जा रहा है कि मनुस्मृति आदि जकर मैधे गोढ़रवल गेले हई जनिक कते, कहता है कि मनुस्मृति और भी बहुत सारे जो ग्रंथ हैं, वो बहुत सारे ऐसे लिखे गए हैं, जिसके बीच में, जिसमें लिखा गया है, जिसमें कि गोढ़रवल मतलब जिसका इंसल्ट किया गया है, स्त्रियों का, स्त्री जात का, जो मनुस्मृति वगैरह में, उसमें क्या किया गया है? स्त्री जात का बहुत ज़्यादा, बहुत इंसल्ट किया गया है, उसका बहुत अपमान किया गया है, उसे छोटा माना गया है, उसको एक स्त्री स्त्री जात को जो है मलिन माना गया है। इस तरह से मतलब वह एक शूद्रों की तरह उसके साथ व्यवहार करना चाहिए, स्त्री जो है नर्क के जैसा, इस तरह का कुछ है। सुनिए ले ले हबे तकर दई के, तुम लोग तो सुन ही चुके होंगे इन सब बातों को अभी तक, ठीक है। अब देखिया तनी तार शास्त्रे, और जाकर देखो कि शास्त्र में क्या लिखा गया है। तनी शास्त्र आर शास्त्रे प्रभावे प्रचारिक ऐसन प्रथाक ढापा हा हमनिक तोहिन पर्दाय, कहता है कि यह प्रभाव प्रचार, यह जो प्रभाव प्रचार है, इस तरह से अपने अपना जो उल्लेख करना, बड़ाई करना, प्रशंसा करना, यह जो प्रथा है, इस प्रकार का प्रथा, जिसमें कि तुम लोग हमें पर्दा के अंदर रखना चाहते हो। ढापा मतलब ढकते हो, पर्दा में, पर्दा प्रथा जो है कि केवल स्त्रियां ही पर्दा करेंगी, पुरुष पर्दा नहीं करेगा, पुरुष जो है खुला सांड की तरह घूमेगा।
तो यहाँ पर इस तरह से है कि जो एक वर्ग के साथ इतना जो है उपेक्षित है, एक एक वर्ग उपेक्षित है, जबकि दोनों एक दूसरे के बिना पूरा संसार कभी इसका इमेजिनेशन नहीं किया जा सकता है, कल्पना नहीं की जा सकती है। तो स्त्री वर्ग के बारे में इस तरह का बात कौन तुम्हें समझाया? प्रेम क्या है? यही प्रेम है कि स्त्री को केवल सामान की तरह समझो, उसे केवल एक भोग की वस्तु समझो, भोग विलास काम, यही सब और क्या है बताओ? तो वही कहता है कि ढापा तुम लोग हमको एक पर्दा में ढकने का कोशिश करते हो, रखते हो और क्या करते हो? नापाहा हमनिक भीनु गज फिताए, और हम लोगों को जो है जो एक स्त्री है और एक पुरुष है, तो पुरुष को नापने के लिए, पुरुष के लिए आप तुम्हारा अलग नियम, पुरुष के लिए अलग सिस्टम, और हमें हमारे लिए अलग, है ना? मतलब नापाहा मतलब हमको तुम अलग तराजू में तौलते हो, अलग फीता में तौलते हो, गज फीता जो है अलग, भीनु का मतलब क्या होता है? अलग। मतलब स्त्री को तुम अलग फीता में तौलते हो, स्त्री के लिए अलग नियम, स्त्री के लिए अलग कानून, स्त्री के लिए अलग कायदा, स्त्री को पर्दा में रहना चाहिए, स्त्री को श्रृंगार करना चाहिए, स्त्री को पतिव्रत धर्म का पालन करना चाहिए, स्त्री को पुरुष के बाएं भाग में रहना चाहिए, खुशी खुशी रहना चाहिए, स्त्री को ज्यादा बोलना नहीं चाहिए, स्त्री को अपना हक नहीं मांगना चाहिए, स्त्री चुपचाप जो है वही सहे। तो इस प्रकार का तुम हमें अलग पर्दा पर्दा प्रथा में रखे, तुम मुझे अलग तराजू में तौलते हो। आबद आबदार मानु सम्मान दिए कथाएं, और क्या कहे कि अलग तरीके से तुम लोग जो है हमें, और जो मान सम्मान भी है तुम उसको भी मुझे अलग तरीके से देते हो। पुरुष को अलग मान सम्मान, हमको अलग सम्मान, क्यों जी? ऐसा क्यों करते हो बताओ? तो यही है, ये स्त्री वर्ग की ओर से कवि जी कहते हैं कि पूछ रहे हैं कि ऐसा तुम लोग क्यों सह रही है? बताओ, पूछो। हमनी खातिर ढाक पिटबे, पतिव्रत और सतियो बने, और हम लोगों के लिए तुम क्या करोगे? जो स्त्री वर्ग है पूछ रहा है कि हम लोगों के लिए तुम क्या ढाक पीटते हो, चीखते हो, चिल्लाते हो, समाज में चीख चीख कर बोलते हो। ढाक पीटने का मतलब बोलना, ढाक मतलब समझ रहे हैं ना? ढाक जो ढोल होता है, पीट पीट कर जब प्रचार किया जाता है, ये सुनो सुनो सुनो, तो इस तरह से तुम जो है हम लोगों के लिए एक नियम बना दियो पतिव्रता का, सती बनने का। मलकिन कभू कटी नाय गछबे, पत्नी बरता व सता बने, कहता है लेकिन कभी तुम इस प्रकार का गछते हो, कबूलते हो कि हम लोग भी कभी पत्नी व्रता थोड़ा सा कर ले, हम लोगों के लिए पति व्रता, एक पति पत्नी को जो है किसी गैर मर्द पर नहीं झांकना चाहिए, उसको पति व्रत का धर्म करना चाहिए। और तुम लोग क्या करते हो? बस घर से निकले कि इधर उधर बस करने गए, करते गए, पत्नी व्रता कहा गया। सता बनने का तुम लोग तो कभी कबूलते नहीं। ये नियम किसने बनाया बताओ? एकरो ले अधिक पेक बात, जे हमनिक सुधे गजवे गात सजवे गात, कहता है। और इसके ऊपर भी एक बहुत ही दुख की बात है, अधिक के बात मतलब एक बहुत ही दुख की बात है, एक अफसोस वाली बात है, एक बहुत ही मतलब सोचने वाली बात है। इसके ऊपर भी जे हमनिक सुधे सजवे गात, आ तोहिन देवे दंदनाइल उपदेश, सिंगारे सपरल नरम गोंद गाते, कहता है। इससे भी बड़ी दुःख की बात यह है कि तुम लोग हमें कहते हो, मेरे लिए ही हमेशा, कि खाली मेरे शरीर को सजाने पर ध्यान देते हो कि इस तरह से तुम्हें सजना चाहिए, इस तरह से तुम्हें श्रृंगार करना चाहिए, यह तुम्हारे लिए सही है, वह तुम्हारे लिए सही है, सब कुछ हमारे लिए सही है, सब कुछ तुम हमारे लिए बना दो नियम कानून, और तुम कुछ नहीं करो, है ना? तो हिन देबे दंदनाइल उपदेश, सिंगारे सपरल नरम गोंद गाते, कहता है। और तुम लोग जो है हमको दंदनाते हुए उपदेश देते हो, सब कुछ हमारे, और तुम लोग कुछ नहीं मानोगे, है ना? हमारे लिए सब कुछ उपदेश है। श्रृंगार करो, अच्छे से सपड़ो, इस नरम नरम जो हमारा शरीर है, इस पर श्रृंगार, इसको सजा करके रखो, ठीक है? हाँ, सब कुछ हमारे लिए, ठीक है? तुम लोग कुछ मत करना। और कईर के बड़ाओ खान अशेष नामो नय माथाक सुदेक गात, और फिर तुम लोग बड़ाई वगैरह भी करते हो, प्रशंसा भी करते हो, लेकिन अगर तुम किसी स्त्री की प्रशंसा करते हो तो केवल उसके शरीर को देखकर, उसकी सुंदरता को देखकर, उसके सौंदर्य को देखकर, उसकी सौंदर्य छटा को देखकर, उसके दिमाग को देखकर कभी नहीं उसको ये मतलब माथा नामो नय माथा, मतलब जब प्रशंसा करते हो किसी का तो दिमाग का, उसके दिमाग का कभी प्रशंसा नहीं करते हो। सुधे गाते खाली उसके शरीर का, उसके सौंदर्य का, कि यह उस तरह से है, यह इतनी अच्छी है, वह इतनी अच्छी है, गोरी है, काली है। तो यही है हमारे लिए, इतना ही, ठीक है? आगे देखिए क्या है कि नामो नय माथाए सुधे सुधे गाते, तो वो तो हमने अब देखिए क्या कहता है कि नखसिख वर्णन तरी लेभरा लूझड़ करवैया लीलकल लीला गड़बड़, कहता है। और जब तुम इसके ऊपर क्या करते हो, मतलब मेरा शरीर का प्रशंसा करते हो, दिमाग की बात करते नहीं हो। और नखसिख वर्णन का मतलब होता है एक ऐसा वर्णन, एक ऐसा बखान, जो कि तुम जब बखान करते हो ऊपर से लेके नीचे तक, तो क्या करते हो उसमें, केवल बखान में मेरा क्या होता है, तो एक लीला, जो लेभरा लूझड़ लीला है, जो गड़बड़ लीला है, उस प्रकार का बखान करते हो, गड़बड़ लीला करने वाला का बखान के साथ हमें जोड़ते हो। जनिक गातिक बोड़ बनिया, मतलब शरीर का जो जनिक, मतलब औरत का जो शरीर है, उसके उसके मतलब औरत के शरीर के बारे में, उसके सौंदर्य के बारे में ही केवल बात की जाती है कि सौंदर्य स्त्री, सुंदर स्त्री, सौंदर्य छटा,
रूपवती, ये वो दिस दैट, लेकिन कभी उसके दिमाग की बात नहीं किया, कभी उसको एक समान दर्जा देने की बात नहीं करी। जनिक गाते बोड़ बनिया बाथी, मतलब जनी का जो शरीर है, एक बड़ा-सा बनिया, बनिया का मतलब क्या होता है? जो मतलब खरीद-फरोख्त करता है, तो बनिया के जैसा इस प्रकार से लिखे हो, उसके शरीर को लेकर बनिया के जैसा इस प्रकार से लिखे हो, उखरवल मतलब लिखा है, हाथ तोहिन सबो कायब, मतलब सौ-सौ काव्य में, मतलब यहाँ पर है कि बहुत सारे काव्य में, कविताओं में जो है शरीर के औरत का जो शरीर है, उसको लेकर के क्या लिखे हो? एक बनिया की तरह, खरीद-फरोख्त के तरह की शरीर जो है उसको जाकर के तुम बेच देते हो। लीजिए यह आपकी अब यह सामान है, लीजिए आपका यह अब अमानत है, आप इसको सँभालिए। जो है बाप दामाद को दे देता है, दामाद जो है उसको सास-ससुर के सेवा में लगा देती है। मतलब यही है, इसी तरह से तुम लोग सौ-सौ काव्य, जो हज़ारों काव्य में तुमने यही लिखा है, जनी का जो शरीर है, जो औरत का शरीर है, एक बड़ा बनिया के जैसा खरीद-फरोख्त वाले की तरह तुमने उसे लिख कर के दे दिया है। यह बताओ तुम कहाँ से सीखे हो? क्यों ऐसा कर रहे हो? और स्त्री लोगों को कह रहा है कि तुम लोग समझो इस बात को। अब यहाँ पर है कि मतलब तुम लोग जो है हमें किस प्रकार से देखते हो? एक सौंदर्य सुंदर स्त्री, सुंदर इसके बाल जो हैं बहुत कजरारे, कजरारे नैन, आँखों की मस्ती में, है ना? आँख जो है तुम्हारा, आँखों में एक नशा है, सब कुछ क्या करते हो तुम लोग? मेरा इस क्या क्या कर रहे हो हमें? क्या बना दिए हो? एक सौंदर्य की छटा, सुंदर स्त्री, परी, मेनका, ये वो दिस दैट सब कुछ यही कर रहे हो, ठीक है? हमारे नाम पर गाना, मोर भोली सी सूरत, आँखों में मस्ती, यही सब कर रहे हो। तो कहता है यहाँ पर देखिए कि हमें हमें ये नहीं चाहिए, हमें इस तरह का बड़ाई नहीं चाहिए, हमें यह नहीं चाहिए, और इस तरह से बड़ाई कर कर के तुम मेरा ज़िंदगी ख़राब कर रहे हो, हमें नीचे रख रहे हो, तुम्हें मुझे मतलब हमें साथी चाहिए, ये यही कह रहा है कि चाँदी तक एक बखान कहीं गुड़ले सुप्ती, तो कहीं 16 सिंगारेक छैंद छैब, कहता है तुम क्या करते हो? यहाँ पर एक नारी जाति का जो वह उसका वर्णन किया जाता है, उसकी सुंदरता का, उसके सौंदर्य का वर्णन किया जाता है, तो सौंदर्य वर्णन में क्या-क्या कहा जाता है और क्या लोग, जो नारी है सुन करके खुश हो जा रही है, क्योंकि बहुत दिनों से ऐसा प्रथा चले आ रहा है, तो वह भी खुश हो जा रही है। तो देखिए क्या कहता है, नारी के सौंदर्य वर्णन में तुम लोग क्या कहते हो? चांदी तक बखान, चांदी का मतलब यहाँ पर क्या है कि कभी तो आप लोग सुने होंगे जब गाँव समाज में कि अरे चानी पर तेल दे दो, चानी पर तेल दे दो, सर पर तेल दे दो चानी, है ना? तो वह है चानी, सर, ठीक है? और कहता है वो चांदी सर पर, सर तक, और कहता है गोड़ ले सुप्ती, तो पैर का तलवा से लेकर के चांदी, सर के चांदी तक, मतलब ये पूरा जो एक मेरा शरीर है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, गोड़ से लेके सर तक, पैर से लेके सर तक कि तुम क्या करोगे? बखान करोगे, है ना? सुंदरता का बखान करोगे, झूठ-मूठ का, बखान का मतलब क्या होता है? उसका प्रशंसा करना, बखान करना, बढ़-चढ़ के उसका बड़ाई करना, यह है, करोगे तो कहीं क्या करोगे? 16 सिंगारे क छैंद छब, तो कहीं पर मेरे हमको कहोगे कि 16 श्रृंगार करो, मतलब तुम इस पे बहुत मतलब अच्छी लगती है, तो उस इस तरह का तुम मुझे क्या दिखाओगे? छैंद छब मतलब यहाँ पर यह है कि एक मुझे छलावा दिखाओगे 16 श्रृंगार का, ठीक है? कहीं तो लेसरा डाँड़ाक भटियाली, कहीं पर क्या करोगे? हमारे कमर का, डाँड़ाक मतलब कमर का झूठ-मूठ का प्रशंसा, भटियाली का मतलब क्या होता है? झूठ-मूठ का प्रशंसा करोगे, तो कहीं घेचाके बनौलक सुराही, तो कहीं क्या कहोगे? तुम्हारा जो गला है, तुम्हारा जो गर्दन है, घेचाक मतलब घेचाक का हौसली याद है? जहाँ पर घेचाक हौसली जहाँ पर जेवर वगैरह नेकलेस पहनता है घेचाक में, तो कहता है, तो कहीं पर हमारी गर्दन को क्या कहोगे? तुम्हारी गर्दन तो सुराही की जैसी है। कभू अखैन के मोदेक डूबी, तो कभी कहोगे कि तुम्हारे आँखों की मस्ती में, जो तुम्हारा आँख का जो एक मद भरा एक नशा है, उसमें डूब जाने को जी करता है, तो क्या कर रहे हो तुम हमारे साथ बताओ? कभू थोथना के फूले के पाता, तो कभी क्या कहोगे? थोथना को, जो हमारा मुँह है, जो हमारा होठ है, इसको कहोगे कि तुम्हारा होठ फूलों की पत्ती की, फूलों के पंखुड़ी के जैसा है। तो कभी करिया चुइल के सवनिया घटा कहोगे, तो कभी हमारी काले-काले बालों को कहोगे कि तुम्हारे काले-काले बाल जो हैं सावन के घटा के जैसा लग रहा है। तो कहूँ मुँह के चाँद सर्गिक छटा, तो कभू कभी क्या कहोगे? कहोगे कि मुँह का जो तुम्हारा मुँह जो है चाँद की तरह है, स्वर्ग का छटा, सौंदर्य इतना है कि स्वर्ग का छटा इसमें दिख रहा है, प्रतिबिंब दिख रहा है। कभू चूड़ी की छनछनाई बढ़ाए, कभी चूड़ी का छनछनाने का बड़ाई प्रशंसा करोगे, ठीक है? तो कभू तो आन गहनाक दुहाई, तो कभी क्या कहोगे? गहना वगैरह जो हम पहनते हैं, जो आभूषण पहनते हैं, जो इसके पहले कहा गया था कि शरीर से ज़्यादा एक धातु का बना हुआ गहना ही ज़्यादा हो गया है, तो कभी गहना का दुहाई दोगे। कभू भेबस करभे जीयु हते, कहते हैं देखो क्या कहता है यहाँ पर, कहूँ भेबस, भेबस का मतलब क्या होता है? नाटक होता है ना? इससे पहले जब हम लोग अजगर नाटक पढ़ रहे थे, तो वहाँ पर देखे थे कि जो
एक गाँव का जो मज़दूर होता है गरीब, उसको लात मार के कहता है कि नाटक करते हो, तो वही है, कभू बेबस करबे, कभी नाटक करके जो है अलग-अलग तरीके से जीव जीतने का, हमारा दिल जीतने का कोशिश करोगे, ठीक है? कभी नाटक करोगे इस प्रकार से और क्या है, मुँहे लागल क्रीम स्नो पाउडर, तो कभी क्या करोगे, मुँह में जो क्रीम, स्नो पाउडर है, उस सब का बड़ाई करोगे, चाहे चुईल के झुठैने पर, ठीक है? मतलब चाहे चुईल के झुटियने पर, तो कभी चूल का यानी कि कभी हमारे बाल का क्या करोगे, बाल का जो झुटिया है, जो बाल का जूड़ा है, उसका उसका बखान करोगे, उसका प्रशंसा करोगे। आर तब गाते उपरे दखल कर और फिर क्या करोगे, इतना करने के बाद, इतना प्रशंसा करने के बाद, इस मतलब अच्छे-अच्छे मीठे-मीठे बातों में फँसा करके मुझे क्या करोगे, मेरे शरीर के ऊपर दखल कर लोगे। मेरा शरीर मेरा नहीं रह जाएगा, है ना? क्या कहाँ गया, कहाँ गया, कहाँ गया? हाँ। उपरे दखल कर धर्म नेगेक फेचाड़ देबे भैर और क्या करोगे देखो मतलब शरीर के ऊपर मेरा दखल कर दोगे और फिर धर्म कर्म के नाम पर मेरे ऊपर क्या करोगे मुझे एक नियम कानून के बंधन में बांध करके रख दोगे यही है तुम्हारा प्रेम और फिर क्या है मतलब इतना करने के बाद तुम हमें हमारे शरीर के ऊपर दखल कर लोगे जब शादी हो जाती है तो शरीर मेरा नहीं रहता है मतलब मैं और स्त्रियां भी क्या कहती हैं कि अब मेरा शरीर मेरा तन मन तुम्हारे नाम है तुम्हारे अमानत है हम और पति कभी कहता है कि मैं तुम्हारा अमानत हूँ शरीर मेरा तुम्हारे नाम का है तो ऐसा क्यों कर रही हो तुम लोग भी है ना यहाँ पर कवि जी यही बताने की कोशिश कर रहे हैं कहता है और फिर धर्म समाज जाति बंधन इन सब के नाम का हमें पाठ पढ़ाओगे फेंचाए देवे मतलब इस तरह का मुझे पाठ पढ़ाओगे और फिर नियम कानून में बांध करके रख दोगे कि लेना तखन तो तोय 16 आना क्योंकि तब तक तो जब तुम पति हो जाओगे साथ मेरे शरीर पर तुम्हारा हक हो जाएगा तब तक तो तुम 16 आना मतलब 16 आना का मतलब पूर्ण रूपे 100% है ना 100% मेरे पति बन जाओगे स्वामी बन जाओगे प्राणनाथ बन जाओगे मालिक बन जाओगे है ना कर्ता बन जाओगे विधाता बन जाओगे जीवन का नाविक मेरे जीवन का नाव को खेवने वाला नाविक बन जाओगे मतलब सब कुछ तुम ही बन जाओगे हम कहाँ गए और बन जाए तब तक बन जाओगे चूड़ सामर्थ साबित और फिर चूड़ सामर्थ का मतलब है जिसको कि अपना सामर्थ को दिखाने का जरूरत नहीं है सब कोई जानता है कि हाँ उसका पति स्वामी प्राणनाथ मालिक कर्ता विधाता सब वही है और हम क्या हो गए कुछ नहीं है ना तो यही है आगे देख अब देखो क्या कहता है ये सब तुम करोगे मतलब यह हो जाएगा तुम तो मेरा पति परमेश्वर विधाता कर्मदाता कर्ता जीवन सब बन जाओगे लेकिन मलकिन की तोय कोनो दिन तनिकुन मेहरारू के मतवयनों के बिसरियों को कुछ बड़ाई कर ले लेकिन कभी तुम पुरुष वर्ग से पूछा जाता है कभी तुम भूल कर भी बिसर के मतलब भूल कर भी गलती से भी कभी मेहरारू जो स्त्री है स्त्री के शरीर को छोड़ करके उसके सौंदर्य को छोड़ करके उसके सौंदर्य छटा को छोड़ करके उसके बालों पर ध्यान ना दे करके उसके कजरारे आंखों पर ध्यान ना दे करके कभी उसके माथा मथवैयनो मतलब उसके कभी दिमाग के बारे में तुमने बात किया कभी किया थोड़ा सा भी दिमाग के बारे में केवल शरीर ये वो दिस दैट और हम भी उसमें खुश हो रहे हैं नहीं होना चाहिए अगले आगे देखिए बढ़वे जो जतन उपाय कर ले और उसके दिमाग को बढ़ाने का शरीर के पर ध्यान दिया 16 श्रृंगार करो ये करो वो करो अच्छे से रहो जहाँ गहना जेवर पहनो अच्छे से रहो पर्दा में रहो ये सब कुछ का लेकिन हमारे दिमाग को बढ़ाने का कभी कोशिश किया और यहाँ पर इसी पर जोर दिया जा रहा है कि अगर आप अपने आप को समझ जाएंगी आपको मैं कह रहा हूं अभी इस कविता के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूं अगर आप सुन रही हैं आप जो भी हैं जहां पर भी बैठे हैं आप भी इस बात को जरूर समझिएगा और कमेंट में कमेंट करके कहिएगा कि जी मैं अब समझ चुकी हूं मुझे अपने पैरों के ऊपर खड़ा होना है समाज में हमें भी बराबर का दर्जा मिलना चाहिए और मिल भी रहा है तो ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है कहता है बढ़वेक जो जतन उपाय कर ले कहता है और ये कभी उपाय किया इसको बढ़ाने का ढेर से ढेर ढेर से ढेयुओ ढाक भेले मतलब ढेर से ढेर अगर मतलब थोड़ा सा क्या होता है कुछ तुम्हें मन करता है या फिर बोल तुम्हारे अंदर से कुछ आता है तो हमनी बन जाए के बोर दे ले कहता है और ज्यादा से ज्यादा क्या करते हो मतलब थोड़ा सा मेरे ऊपर कुछ रहम कर देते हो मुझे कहते हो कि हम तुम्हारे लिए बोर बन गया है ना मेरा बोर मतलब वर बन गया मेरा और वर बन के क्या किया? मेरे पति बन गए, कर्म प्रदाता मतलब सब कुछ मेरा बन करके बैठ चुके हो। अब देखो क्या कहता है, यहाँ पर तो सब कुछ हम लोगों ने जाके बोर दे ले, अब देखो
और ढेर ढोकसा लूझड़ लेभरा के पुथैल बैन ढीपे ढोडसाई के ले। कहता है और क्या करते हो? ढेर ढोकसा का मतलब ये होता है झूठा झूठा, है ना? ढेर ढोकसा ढोकसला ढकोसला सुने हैं ना आपने? ढकोसला जो यहाँ पर यह कहते हैं झूठा, जो एक झूठा दिखावा होता है, एक शो ऑफ होता है, वो है कि उस प्रकार से दिखावा करके लूझड़ लेभरा के, मतलब लूझड़ लेभरा मुझे पूरा तरह से खराब करके एक पुतला, पुथैल का मतलब क्या है? एक पुतला, एक माटी का पुतला बना देते हो और फिर मेरे ऊपर क्या करते हो? ढोंढसाते हो, मेरे ऊपर गरजते हो, ठीक है? इस तरीके से तुम मेरे ऊपर काम करते हो और तत्वे ततारले ताने कहले, और फिर क्या करते हो? ततले ततारले मतलब मेरे ऊपर ताना मारते हुए कहते हो, ठीक है? एक झूठ का दिखावा बना देते हो मुझे। झूठ का दिखावा मतलब क्या? वही सन 16 श्रृंगार, ये वो दिस दैट, और एक पुतला बना करके, माटी का पुतला बना करके रख देते हो। अपने लिए यूज़ करते हो, अपने मान-सम्मान के लिए यूज़ करते हो, और जब कुछ होता है तो हमारे ऊपर ढोड़सते भी हो, गरजते भी हो, और आर तत्वे ततारले ताना कहले, मतलब तो फिर ऊपर हमारे ऊपर ताना भी मारते हो। देखो क्या, और देखो, और मेरे ऊपर क्या ताना भी क्या मारते हो, मतलब इतना सब कुछ कर लिया मेरे ऊपर सारे बंधन, मेरे ऊपर सारे कानून, कायदा कानून, सब कुछ कर दिया तुम लोगों ने। मुझे कहीं का नहीं छोड़ा, एक पुतला बना करके छोड़ दिया, और मेरे ऊपर क्या ताना मारते हो? यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्रा देवता। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते मतलब यत्र नार्यस्तु, नार्यस्तु का मतलब नारी जाति का, और यत्र जहाँ, जहाँ पर नारी का पूजा होता है, नारी जाति का पूजा होता है, रमन्ते वहाँ पर वास करते हैं, रमते हैं, रमन्ते का मतलब वहाँ रमते हैं, वास करते हैं, उस जगह पर देवता, जहाँ पर नारी की पूजा की जाती है, वहाँ पर देवता का वास होता है। यानी कि वहाँ पर भी क्या किए? माने रमने देवताक जनिक मान, यानी कि देवता का रमने के जगह पर जाने का मतलब जो स्त्री का मान सम्मान वही हो गया कि देवता का जो जहाँ पर वास है, वहाँ स्त्री का मान सम्मान है। मतलब हमारा कुछ नहीं है ना, हम हमें देवता के मतलब ये पर बना दिए कि हाँ, जहाँ पर मतलब सब कुछ हमारे लिए, है ना? मतलब जहाँ देवता का वास होगा, वहाँ हम होंगे। मतलब देवता के लिए हम एक खिलौना, हम वहाँ भी तुम लोग हमको दिखा दिए। बाहरे आबदारेक टाक टटम मतलब वाह रे वाह! यहाँ पर व्यंग्य कर कहता है वाह रे आवदार, आवदार का मतलब आदर सम्मान, वाह रे आदर सम्मान, वाह रे मान सम्मान, किस प्रकार से तुमने दिया कि आदर के नाम से ही मनुष्य का मान का पतन हो रहा है, मनुष्य का पतन हो रहा है। वाह रे! तुम तो बहुत गजब किए रे, है ना? मुझे गजब का मान सम्मान दिए। मतलब जहाँ पर देवता का वास होगा, वहाँ पर स्त्री का पूजा होगा, तो अगर देवता नहीं तो स्त्री नहीं, देवता के भोग की चीज़ हमें बना करके रख दिए। वाह रे मान सम्मान हमारा। मानुषे बन के रहेदा लोक, कहता है मुझे मनुष्य ही बन कर के रहने दो। मनुष्य जिस तरह से तुम लोग मनुष्य हो, जिस तरह तुम्हारे साथ किसी और को नहीं जोड़ा जाता है, जिस तरह से तुम्हारे मान सम्मान के साथ, जिस तरह से तुम्हारे मान सम्मान के साथ किसी और को नहीं जोड़ा जाता है, जिस तरह से तुम्हें मनुष्य समझा जाता है, उस तरह से हमें मनुष्य ही रहने दो, मनुष्य ही समझने दो। उस तरह से मुझे किसी के साथ जोड़ करके मत देखो। हमारा एक अपना अस्तित्व है, वो मेरा मेरा बचे रहने दो। बने नाई खोजी देवताक भोग, यानी कि मैं देवता का भोग बनकर नहीं रहना चाहती हूँ। देवता मेरा एक अलग से जो पूरक बना करके रख दिए हो मुझे, तुम लोग जिस प्रकार से मनुष्य हो, मुझे मनुष्य ही रहने दो। हे हमनिक पति काका, हे भाई, हे हमारे पति काका भाई, मतलब यहाँ पर यह क्या आ जा रहा है कि मेरे मतलब जो नियम बनाए हो, वह लोग सब कोई सुनो। हे हमारे मालिक, हे भतीजा, हे बेटा, हे बाप, सब कोई सुनो। हे मर्द जाति, तुम लोग सुनो, हमें मनुष्य ही रहने दो। मनुष्य की तरह हमें देखो, मनुष्य की तरह ट्रीट करो, इंसान समझो। इस तरह के लोभ प्रपंच में हमें मत पड़ाओ। तो यह पूरा कविता था, मीरा चाहे गोला नहीं। अगर आपने समझा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला कविता कौन-सा है? आज़ादी। यह है आज़ादी, और इस कविता के बारे में यहाँ पर आप यह भी के समझिएगा कि इसका रचना 1964 में हुआ था, और इसका रेडियो प्रसारण जो है 1983 में हुआ था। रचना आज़ादी का 1964 में हुआ था और रेडियो प्रसारण 1983 में हुआ था। इसको लिखने वाले कवि जी का नाम है ए.के. झा जी। अच्छा, आज़ादी का मतलब है इस कविता में बात करी गई है सन 1857 के क्रांति की, है ना? 1857 का जो महासंग्राम हुआ था, पहला स्वतंत्रता का जो क्रांति है, वो 1857 का क्रांति था। तो वही है, कहता है व्यवस्था के लिए खाते, व्यवस्था को जब जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था था, उसको अपने हाथ में लेकर के लोग जो है आज़ादी के लिए जो पहला बिगुल बजाए थे 1857 की क्रांति के समय, तो व्यवस्था को, शासन व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर पहली बार लेने का जो पहली बार जिज्ञासा, पहली बार जो चेष्टा किया था, किसने? करल गेल हल कते आगवे तखन भारत माएक ठोठे हाँसी लागल हलई फूटे। कहता है कि इस व्यवस्था
व्यवस्था को, इस शासन व्यवस्था को अंग्रेजी शासन के हाथों से छीन करके जब पहली बार 1857 की क्रांति के समय में जो है कितने भारत के लोग जो हैं जो आगे आए थे और उस समय भारत माँ के ठोटे मतलब भारत माँ के गले में भारत माँ के गले से हंसी छूटने लगी थी, ठीक है, हंसी छूटने लगी थी। मिंतुक उटाक गदर बन रही लेकिन उस क्रांति को, वह जो क्रांति हुई थी आज़ादी के लिए जो क्रांति की गई थी उस क्रांति को गदर बना करके, गदर का मतलब क्या होता है, एक छोटी मोटी छोटा-मोटा दंगा टाइप से उसको बना करके रागल देश ले बाँचल अंग्रेज, मतलब उसको क्या किया, छोटा-मोटा दंगा का रूप दे करके, मतलब वो वहाँ पर बहुत सारा ऐसा राजनीति हुआ, बहुत से लोग उसमें शामिल नहीं हुए, है ना? कुछ देखो 1857 की क्रांति का विफलता का कारण यह था, यह पूरे भारत का आवाज़ नहीं बन सका था। कुछ लोग ही, कुछ वर्ग के लोग ही इसमें शामिल हुए थे। बड़े-बड़े जो राजा, महाराजा, शासकगण थे, उसको लगा कि इसमें ऐसा करके हमें इसमें शामिल नहीं होना चाहिए और वह लोग जो थे अंग्रेज़ों का साथ दिए थे और इस कारण से वह जो 1857 की क्रांति थी, वह सफल नहीं हो पाई थी और जो अंग्रेज़ है बच गया था इस गुस्से वाले देश से, इस जब गुस्साए जनता से बच चुका था और उसको गदर बना करके वो बच चुका था और पेचटे लागल लाइक गेले और फिर क्या किया, जो लोग हैं जो इस 1857 की क्रांति में भाग लिए थे, उन लोगों को क्या किए, पेचटने लगे, मतलब थोड़ा उसके साथ जुल्म वगैरह करने लगे और डोड़ाई उठल दुखे देश। और फिर जो यह पूरा देश है एक दुख के वादियों में, मतलब पूरा देश दुखी हो जाता है, दुख से डोड़ाई उठा है, चीख उठा है, ठीक है? इसके बाद अब देखो क्या है आगे, शहीद सपूत गुली से तखन, अगला पेज पे चलते हैं। शहीद सपूत गुली से कहता है शहीद सपूत, शहीद जो लोग आज़ादी की लड़ाई में जो बहुत सारे लोग जो है शहीद हो गए थे, उनको शहीद सपूत कहा जा रहा है। देश का, भारत माँ का असली बेटा, असली पुत्र, असली सपूत जो है वह शहीद लोगों के शहीद गुली से तखन बुइध बोल सवांग मिलई, मतलब इन शहीद सपूतों से इन इस आज़ादी को क्या मिला, एक सवांग मिला, उनके बुद्धि बोली से इसको क्या मतलब ताकत मिला। गांधी गंधे गंधाई के और गांधी के गंध में, मतलब गांधी के रंग में पूरा भारत रंग चुका था, उसकी गंध में, उसके महक से, उसकी सुगंध से जो है पूरा भारत में उसका जो है छटा फैल चुकी थी। जवाहर जैकेट पिंधले, जवाहर का क्या कहता है कि जैकेट पहना, ठीक है, जवाहर जो है वहां पर इसको यहाँ पर दिखाया जा रहा है शायद, ठीक है, मैं इसको अच्छे से समझ नहीं पा रहा क्या कह रहा है, लेकिन यहाँ पर है जवाहर जी जो थे, जवाहरलाल नेहरू, वह जैकेट पहने। जैकेट पहनने का मतलब वह ज्यादा कुछ किए नहीं, अगर जैकेट नहीं पहनते, यस इसमें यही कह रहा है, ज़्यादा कुछ किए नहीं, लेकिन भगत सिंह, राजगुरु प्रसाद आज़ाद, चंद्रशेखर आज़ाद, मुरला खुशी करे आज़ाद, और वो मतलब इस देश को देश की आज़ादी के लिए खुशी-खुशी मर गए, लेकिन जवाहर जी जैकेट पहने थे, है ना? तो यहाँ पर यह कहा जा रहा है। अगला देखिए, अब इस आज़ादी की लड़ाई में आगे क्या होता है सुनिए। कहता है तिलके चेठा घुराई दिलई, तिलक बाल गंगाधर तिलक जो है वह चेठा, चेठा का मतलब क्या है, सबका होश, सब जो बेहोश पड़ा था, जो नींद से जगा सोया हुआ था भारत की जनता, उसको उसके होश को उन्होंने घुमा दिया, मतलब सबको जगा दिया और गोखले से गात सटलई, और गोखले गोखले जो था गोपाल कृष्ण गोखले, उनसे सबका शरीर में एक जागरण होता है, ठीक है, और झंडा के फहराते मात्र, और झंडा को हमारे देश भारत देश का जो तिरंगा झंडा है उसको फहराने मात्र से भारत छोड़ो आंदोलन जो उसका भारत छोड़ो आंदोलन के समय जो भारत छोड़ो का साड़ा आया था, जो आवाज आया था, जो नारा आया था, आया, ठीक है, झंडा फहराने के। मलकिन एखन आइज कायल कहाँ कटी देखभाल, लेकिन बताओ आजकल जो है आज जो आज़ादी के इतने दिनों के बाद की बात हो रही है कि उन लोगों को लोग जो है भूल चुके हैं। यहाँ पर अगर बात किया जाए तिलक का, तो झारखंड से भी अगर रिलेट करके देखें तो यहाँ भी बहुत सारे ऐसे स्वतंत्रता सेनानी हैं जिनको आज है कोई याद नहीं करता है, उसको भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में वह लोग खुशी-खुशी अपने प्राण को न्यौछावर कर दिए थे और उसको भूलना नहीं चाहिए। भारत छोड़ो आंदोलन का नारा आया, इस तरह का भारत छोड़ो आंदोलन कब आया था? है ना? अगस्त 1942 में, याद होगा आपको, जब हम हिस्ट्री करेंगे तो वहाँ भी बताएँगे, ठीक है? तो कहता है कहाँ कटी देखभाल, मतलब उसका अभी भी कहाँ देखभाल होता है, कहाँ कोई उसे पूछता है। देखिए आगे क्या बोलता है कवि जी। देखो, ये आज़ादी के इतने दिनों के बाद भी लोगों को याद नहीं किया जाता है। अब देखो क्या कहते हैं आगे कि की कैर मारल थीन भारत के, आज़ादी के इतने दिनों के बाद जो है कवि जी थोड़े से चिंतित हैं, थोड़े थोड़े से दुखी हैं कि
कि क्या कर दिया है भारत का की कैर मारलथिन मतलब क्या कर दिया है भारत के साथ। अभी अभी जो आज़ादी के इतने दिनों के बाद जो लोग हैं, आज़ादी के बाद भारत का स्थिति क्या कर दिए कि कैर मारलथिन, क्या कर दिया है भारत के साथ। आजा टलथिन मायर झाइल मतलब इसका इस प्रकार से हालत कर दिया है। आजा टलथिन का मतलब आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जिसको कि बहुत ज़्यादा झिकझोर दिया गया है ना? झिकझोर करके जब किसी को झिकझोरने के बाद आप किसी को बहुत ज़्यादा झिकझोर देंगे, तब उसके शरीर में क्या कुछ जान बचेगा? नहीं। तो इस प्रकार से इसको तुम लोगों ने मार दिया है, क्या कर दिए हो भारत की हालत, जो इतने दिनों के बाद विशेष तो ऐसन ठाव के और खास करके उस प्रकार के जगह के विशेष तो कहाँ है? विशेष तो ऐसन ठाव के जे है पेठू मथु दोहराइल। कहता है खास करके उस टाइप के जगह को क्या हालत कर दिया तुमने, जो कि अभी तक पेठू मतलब पीछे-पीछे है, थोड़ा-सा मतलब उसका विकास नहीं हुआ है, अभी तक वो मतलब विकसित अवस्था में नहीं आए हैं, उस सब का तो और ज़्यादा तुमने हालत खराब कर दिया है। तब आर अधशेष भय के कहता है कि और ज़्यादा यहाँ पर क्या है मतलब पीछे हो गया है, जो है यहाँ पर लोगों को अच्छे से जो जीने का हक है, वह नहीं दिया जा रहा है और वह उसका शोषण जो किया जा रहा है, ठीक है? और फुकुरे-फुकुरे जीव टगायल और वहाँ के लोगों का फुकुर-फुकुर का मतलब क्या होता है? जैसे कहता है ना, जान फुकुर-फुकुर कर रहा है, कैसे? तो डर से, तो कहता है उन लोगों का जीवन जो है आज डर के ऐसा लग रहा है कि उसका जीवन जो है टँगाया हुआ है मतलब डर करके जो जब जान अटक में हलक में आ जाता है तो कैसा लगता है? उस प्रकार का ज़िंदगी वहाँ का हो गया है लोगों का। आगे देखिए क्या अब वैसे लोगों को जिनका हालत और ज़्यादा खराब हो चुका है अभी के इस समय के भारत में, उनको कवि जी ए के झा जी जो है वह कहने की कोशिश कर रहे हैं। उसको क्या कह रहे हैं देखिए थोड़ा-सा कि "अहपरया न अब हदैस के" अरे तुम लोग जो है थोड़ा-सा हदसना मत, थोड़ा-सा मतलब अपना हिम्मत जो है हदसने का मतलब यह होता है हिम्मत छोड़ देना, सब कुछ जो है अब जो होगा हमारे साथ होने दो, वैसा तुम लोग जो है उस तरह से अपना हिम्मत मत हारना, उस तरह से हिम्मत मत खोना। थोड़ा-सा हिम्मत करके ढड़वा ढड़वा ठीक तरी समय इसके, थोड़ा-सा ठीक से हिम्मत करके खड़ा हो जाओ सँभल के, अपना जो स्थिति है उसको समझो और इसके खिलाफ खड़े हो जाओ, नहीं तो लेल्हा बनैली लरवाई भे, कहता है लेल्हा बनई लरवाई भे, कहता है नहीं तो अगर लेल्हा बन के, बुड़बक बन के इस तरह से इस यह जो सिस्टम है, इसके खिलाफ तुम आवाज़ नहीं उठाओगे और जो चल रहा है तुम्हारे साथ चलने दोगे, लेल्हा बन के रहोगे, तो तुम कमज़ोर हो जाओगे, तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा यह समाज, लरवई का मतलब मरझा जाओगे, तुम्हारे अंदर कोई जान नहीं बचेगा। अगला क्या है देखते हैं। है कहता है कि व्यवस्था के लिए खाते तो अगर तुम्हें लगता है कि फिर से तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है, फिर से तुम्हारा शोषण किया जा रहा है, तो जिस प्रकार से व्यवस्था को शासन व्यवस्था को हाथ में पहली बार जब लिया गया था जब आज़ादी दिलाने के लिए तो उस चेष्टा को, उस जिज्ञासा को, उस जिगित्सा को, ट्राई को जो कोशिश किया था उसको या पहली बार जो किया गया था व्यवस्था को हाथ लिए करल गेल हल कते आगुए मतलब आज से बहुत दिन पहले जो व्यवस्था को हाथ में लेने का जिज्ञासा जो ट्राई किया गया था तखन भारत माँ के ठोटे उस समय भारत माँ के ठोटे से देखो ये यहाँ पर थोड़ा-सा छिपा हुआ है। यहाँ पर कहता है भारत माई के ठोटे हँसी लागल हलई फूटे। कहता है कि भारत माई के ठोटे से उस समय जो है भारत माँ के गले से जो है एक हँसी छूट उठी थी कि चलो कोई तो है जो कि अपना शोषण के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है। तो कभी भी शोषण के खिलाफ ऐसा नहीं है कि चुपचाप रहना चाहिए। अगर आपका कहीं आपके साथ अन्याय हो रहा है तो आवाज़ ज़रूर उठाना चाहिए और उस जो अन्याय की आवाज़ एक बार ख आवाज़ उठा था वैसा भी तुम लोग भी करो। उस तरह का एक क्रांति तुम लोग भी कर सकते हो अगर तुम्हें लगे कि कोई हमारा शोषण कर रहा है तो चुप मत बैठो, है ना? तो यही था आज़ादी मतलब आज़ाद रहो हमेशा। अगला क्या कविता है मीरा। मीरा को देखते हैं। जो देखो यह जो कविता है मीरा, यहाँ पर इससे पहले आपने देखा कि मीरा का क्या होता है साथी, संगी, है ना? और यहाँ पर मीराबाई से भी इसको कोरिलेट किया जा सकता है। तो देखिए इसमें क्या है, हम देखेंगे तब पता चलेगा कि इसका रचना जो है वो 1965 में किया गया था और इसका रेडियो प्रसारण 1983 में किया गया था। मीरा का रचना मतलब इसकी रचना कब की गई थी? 1965 1965 में और इसका जो प्रकाशन रेडियो पर किया गया था वह 1983 में किया गया था, याद रखिएगा, ठीक है? उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कहता है कि सभिन के मिसाओ मत मीरा मतलब किसको कहता है हे संगी साथी सबको जो है सबको मत मिलाओ सबको मत ये करो वो पहल के परपन डहर में वो जो पहले से परपन मतलब जो परंपरा जो ट्रेडिशन चला आ रहा था जो बने बनाए पथ हमारे पास चला आ रहा था युगों युगों से ठीक है जो परंपरा चला आ रहा था कि ऐसा करना है वैसे करना है जो परंपरा चला आ रहा था पहले के समय से जे आदमियत के नज़र में
कर दे झापसा कुछ कुछ छैहरा, जो कि वह परंपरा जो वह उस प्रकार का ट्रेडिशन जो एक परंपरा चला आ रहा है युगों-युगों से, वैसा परंपरा जो आदमी के, जो इंसानियत के नज़र में, जो इंसान इंसान को नहीं बूझता है, इंसान इंसान को नहीं समझता है, मतलब स्त्री पुरुष को नहीं समझ रहा है, बड़ा मतलब जो यहाँ पर क्या है 4 वर्ण हैं, जो बड़े वर्ण के लोग हैं, छोटे वर्ण को आदमी नहीं बूझ रहे हैं, तो वही है कि जो इत आदमियत के नज़र में कर दे झाँपसा मतलब आदमी के नज़र में, इंसान के नज़र में इंसानियत को भुला दे और उसके आगे क्या कर दे, एक कुछ-कुछ छाँयर कर दे, यानी कि छाया एक एक पट्टी लगा दे, वह एक ऐसा परंपरा जो कि आदमी के नज़र में, इंसानियत के नज़र में एक अंधेरे अंधेरे भरा एक कुछ-कुछ का मतलब होता है, बहुत तेज़ अंधेरा जो है, जब रात को कुछ-कुछ रात होता है, तो बहुत ज़्यादा काली रात होती है, तो उस प्रकार का एक पट्टी नहीं जला दे, सभिन के मत मिसाओ मीरा, सभिन के मत मिसाओ, यह संगी साथी के बारे में बात हो रहा है। ओइसन ओहे पाता में कहता है वही क्रम में, उसी प्रकार के क्रम में वही जो चले आ रहा है, उसी प्रकार में वो भावे खवनिहार के, ये कहता है वही प्रकार के परंपरा जो चली आ रही है, वही क्रम में उसी के पाताए मतलब एक उसी लाइन में जो है, वो भावे खवनिहार के, वह खवनिहार का मतलब यहाँ वह है, वह परंपरा जो युगों-युगों से चला आ रहा है, लगता है कि वह परंपरा बहुत सही है, लोगों को लग रहा है, लेकिन वह मानव के द्वारा मानव को खाने वाला परंपरा है, मानव खवनिहार है, मानव को खाने वाला है। कहता है उस सतशुभ से रिश्ता में, कहता है उसी शुभ सिलसिला में, उसी को जो पवित्र सिलसिला कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है कि नहीं वो जो परंपरा चला आ रहा है बहुत शुभ है, वो बहुत पवित्र है, ठीक है? शुभे के जान अभु गम हतिन, हैं? तभी तो ताहि ताए जम हतिन। कहता है कि सब कोई उसे शुभ पवित्र मानता है, तभी तो वह युगों-युगों से जमा हुआ है और जनेक जहती, जहती का मतलब आपको पता होना चाहिए कि जो जन के लोगों पर जो जुल्म, जहती मतलब जो जह जह का लोगों के मतलब जो अत्याचार किया जा रहा है, तभी तो वह अत्याचार वाला परंपरा को जोगा जा रहा है, सुरक्षित रखा गया है। जोगने का मतलब क्या? सेव करके रखा गया है, सुरक्षित करके रखा गया है। उसी परंपरा पर लोग चले आ रहे हैं, जब उसको पवित्र मानता है, वही परंपरा पर चला आ रहा है, जबकि वो परंपरा मानव के हित के लिए नहीं है, वह मानव के द्वारा मानव को ही खाने वाला मानव खवनिहार परंपरा है। तभी तो उसको शुभ पवित्र माना जा रहा है, तभी तो उसको बचा करके, जोग करके, सेव करके रखा जा रहा है। आगे देखिए, जनेक जोर ले भीनु रहला, अभी समझते हैं इसको क्या है। जनेक जोर ले भी अब देखो आगे क्या कहता है, जनेक जोर ले भीनु रहला, जनेक जोर ले भीनु रहला, जनेक जोर का मतलब यहाँ पर यह समझिए, लोगों के ऊपर जो अत्याचार किया जाता है, जन के ऊपर जो जोर किया जाता है, जनों के ऊपर जो जबरदस्ती किया जाता है और उसका शोषण किया जाता है, भले ही जनेक जोर ले भीनु रहला, अलग रहला, जने के जोर से वह मतलब शोषण से अलग रहा, तेकर तेन बेन अभू रहला, तेने बेने मतलब तेने बेने का मतलब यहाँ पर हो सकता है कि जिसको बर्बाद करने के लिए, है ना? जिसको बर्बाद करने के लिए अभी भी वह परंपरा है। चेंदला चेंदते मतलब चेंदईला मतलब ठगाया भी गया। चेंद का मतलब क्या होता है? ठगाना, धोखा। तो ठगाया भी और चेंदते मतलब ठगा भी, साथ ही साथ रहा। ठगाया भी, ठगा भी, साथ ही साथ रहा। सभे से नाय हतोउ काम, सबों से यह ठगने-ठगाने वाला काम नहीं होगा। यह जो परंपरा चले आ रहा है, यह परंपरा पर सबसे यह काम नहीं हो रहा। देखो, यह जो परंपरा धर्म, कर्म, ज्ञान, प्राण जो ये चला आ रहा है, जिसको कि कहा जाता है लोगों के लिए यह हितकारी है, लेकिन वह लोगों के द्वारा लोगों को ही खाने वाला है। एक जो परंपरा पूरे समय से जो पुराने समय से चला आ रहा है, कहता है सबे से नाय हतोउ काम, जकरा कहल गेल से आराम। यह एक जो है समाज के एक ऐसे वर्ग को यहाँ पर कवि जी बताने का कोशिश कर रहे हैं, हे संगी साथी, तुमको मैं आज बता रहा हूँ कि पुराने समय से जो परंपरा हम लोग ढो रहे हैं, जो लेकर के चल रहे हैं, जिसको कि आराम कहा गया है, सबसे इस प्रकार का काम नहीं होगा। वह परंपरा जिसको आराम कहा गया है, चाहे फैर तो धर्म कर्म, चाहे उसको आराम कह दो, ठीक है? वह जो परंपरा चला आ रहा है, तुम उसे नहीं छोड़ना चाहते हो आसानी से, चाहे उसे आराम कह दो या फिर धर्म, परम, कर्म जो कहना है कह दो, लेकिन वो शोषण वाला जो इस प्रकार का है, वही है। आगे देखिए क्या बोलता है कि लक्ष्मीपति बोनो होक मरम, लक्ष्मीपति बोनो हो आगे कहता है कि लक्ष्मीपति लक्ष्मीपति बनो होक मरम, ठीक है? लक्ष्मीपति का मतलब यहाँ पर क्या है? विष्णु जी से नहीं, लक्ष्मीपति का मतलब वो जो जिसके पास पैसा कौड़ी है बहुत ज़्यादा, ठीक है? तो कहता है जो लक्ष्मीपति है, जो धन दौलत वाला आदमी है, जो अमीर आदमी है, वह बनता है
ठीक है? इस परंपरा से जान, चिन्ह और परिचय, चाहे जान चिन्ह करके, चाहे किसी भी प्रकार से, परिचय से दोस्ती के रेशम डोरा नरम, कहता है यह जो दोस्ती का रेशम जो दोस्ती का नाता है, वह रेशम का डोर जैसा नरम होता है, मुलायम होता है। अगर क्या तुमको दोस्ती के डोर को, यह जो परिचय मतलब इसको तुम तोड़ोगे तो यह मुलायम होता है, नरम होता है और लक्ष्मीपति के जैसा लोग जो है इस परंपरा पर, कुछ लोग हैं जो धनी हो गए, कुछ लोग हैं जो इसको, तो कहता है इस प्रकार का जो परंपरा है उसको, हे संगी, हे साथी, इसको आगे मत बढ़ाओ, इसको मत मिसाओ, इसको यहीं पर छोड़ दो और आगे जो है एक अपना रास्ता अलग से इख्तियार करो और अपना रास्ता अलग से बनाओ। यह जो परंपरा युगों युगों से चले आ रहा है, इसको छोड़ो। यह भले तुमको अच्छा लग रहा हो, लेकिन ये मानव के द्वारा मानव को ही खिलवा रहा है। यह मानव खबरनिहार है, क्योंकि इसमें लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं। छोटा बड़ा, ऊंच नीच का यहाँ पर फर्क है दोस्तों। तो इस प्रकार का यह जो परंपरा चला आ रहा है, उसको आगे मत बढ़ाओ। रहे देई उपभोगे कुरा, अरे दोस्तों, वह जो भोगने का वस्तु है, उसको भोगने का जो सामान है, उसको वहीं रहने दो, भोगने का जो सामान है, और सभिन के मत मिसाओ मीरा, सभिन के मत मिसाओ, मतलब उसको आगे मत बढ़ाओ, ठीक है? मत मिसाओ। वो पहिल के परपन डहर में, मतलब वो जो पहले का जो परंपरा चला आ रहा है, जो पुराने समय से, जो कि आदमियत, जो इंसानियत के नज़र में इंसानियत को ही क्या कर दे, उसके आगे एक छायर कर दे, एक पट्टी, काली पट्टी डाल दे। तो उस प्रकार का जो क्या बोलते हैं कि परंपरा है, उसको आगे मत बढ़ाओ। यह मानव को, द्वारा मानव को ही खिलाने वाला परंपरा है। हे संगी, अपना रास्ता खुद से बनाओ, अपना रास्ता खुद से बनाओ और इस प्रकार की परंपरा को आगे मत बढ़ाओ। तो ये कविता यहाँ पर हम लोगों का खत्म होता है, जिसमें कि मीरा के बारे में था। और आज जो है हम लोग, ये है मिलेट्स मर्सी, ये जो कविता है, इस कविता का रचना किया गया था 1967 में, 1967 में। तो इस यह मिलेट्स मर्सी क्या है? मिलेट्स का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में यह मिलेट्स है, जिसको बाजरा कहा जाता है, ठीक है? बाजरा। और मर्सी का मतलब क्या? कृपा, है ना? दया, ठीक है? तो बाजरा का दया, क्या है बाजरा का दया? तो शायद यह जब 1967 का रचना किया गया है, तो बाजरा का दया यहाँ पर यह है कि उस समय जब अकाल पड़ा होगा, तो जो बाजरा कहीं से आया, ठीक है? ये विदेशी चीज़ है, मिलेट्स। मिलेट्स यहाँ इसीलिए लिखा गया है कि यह विदेशी चीज़ है, इसीलिए इसको इंग्लिश में नाम दिया गया है, नहीं तो बाजरा कह दिया गया रहता, है ना? तो विदेश से आया था, और आपने पढ़ा होगा कि 1967 में जब अकाल पड़ा था, तो वहाँ पर क्या था कि बाहर से, विदेशों से, अमेरिका से, याद है? कविता का जब हम लोगों ने देखा था इससे पहले, तो अमेरिका से अनाज वगैरह मँगाया जाता है, बहुत से कंट्रोल बनाए जाते हैं और उसके बाद 20 सूत्री कार्यक्रम चलता है, सब कुछ हमने पढ़ा था ना? तो यह मिलेट्स जो है, जब आता है अमेरिका से, बाहर से या फिर विदेशों से जब अनाज मंगाया जाता है, तो उसके द्वारा यहाँ के लोगों का थोड़ा-सा क्षुधा शांत होता है, भूख शांत होता है, तो उसके कृपा की बात करी जा रही है। देखिए, कृपा बाजराक सहिया ऊ हमरा, कहता है बाजरा का कृपा है, वह हमारा सहिया है। कैसे? तो देखिए, सहिया का मतलब अपना सगी साथी। कहता है कर कपार के ऊँचा, मतलब बाजरा को कहता है कि बाजरा, जो तुम अपने कपाड़ को, यानी कि तुम अपने माथा को, तुम अपने सर को ऊँचा करके भाभिये ना, भगइबै ना, कहता है तुम यह मत सोचना कि तुम्हें हम भगाएँगे, हम तुम्हें नहीं भगाएँगे। तुम विदेश से भले आए थे, हमारे भूख को तुमने शांत किया था उस समय जब अकाल पड़ा था, तो तुम्हारे कृपा से ही जो हमें भाग्य से मिला, तो हम बचे जी, मतलब जब हम भूखे मर रहे थे, तो तुम्हारे कृपा से ही हम बचे, और गरहल आज से, तो यहाँ पर क्या गरहल का मतलब है, यह मैं आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा, ठीक है? तो गरहल आज से, तो वही कहता है तुम्हारे कृपा से ही हम लोग उस समय बचे, ठीक है? तुम्हारे भाग्य से बचे, तो तुमको हम भगाएंगे नहीं। तुम यह मत सोचना कि हम तुमको भगा देंगे, डरे नहीं हमारे से, हम लोगों से तुम मत डरो। तोरा छोड़ सभे के तो पारे पेटे पचवे, कहता है तुमको छोड़ करके सबको, सब जितना भी अनाज है, सब अनाज को हम लोग पचा सकते हैं, लेकिन तुम डरो मत, ठीक है? हम तुमको नहीं भगाएँगे। यहाँ पर बात हो रहा है कि प शायद बाजरा जो है पचा नहीं, ठीक है? विदेश से आया था तो पचा नहीं, और उसी में इस कवि को ए.के. झा जी ने लिखा है 1967 में कि तुमको छोड़ करके सारे अनाज को हम लोग पचा लेते हैं। तुमको नहीं पचा पाते, लेकिन तुम डरो मत, तुम मुझे समय पर, बुरे समय पर तुमने सा काम दिया था, इसीलिए तुम डरो मत, तुमको हम भगाएँगे नहीं। भले ही सारे अनाजों को हम लोग पचा लेते हैं, तुम हमसे नहीं पचे, लेकिन तुम डरो मत, तुमको हम भगाएँगे नहीं, क्योंकि देखो, तुमने हमें बुरे समय पर काम दिया था, कि लेना से सगर घरी डराइल है। क्योंकि जो सारा सगर घरी का मतलब हर तरफ, हर तरफ, हर पहर जो है, सगर घरी का मतलब होता है हर पहर तुम डराए हुए हो, डराइल है। नाल नियर तोर सुंगा के पैतरा, कहता है कि नाल नियर, नाल की तरह तुम्हारे सुंगा को,
जो है हम लोग जोक करके रखेंगे किस प्रकार से कोड़ेक कोड़ेक कोराक हमर मतलब अपने कोड़ेक बहुत दुलार से, बहुत प्यार से तुमको अपनी गोदी में रखेंगे क्योंकि तुम जो है हमें समय पर काम दिए थे। हतव्य नाय क्षति तुम्हें किसी भी प्रकार की हानि नहीं होगी, रचियो एको कटी मतलब तुम्हें थोड़ी-सी भी हानि हम नहीं होने देंगे। आगे है कि तोर सुनाम सरसरइतौ कहता है तोर सुनाम, सुनाम का मतलब क्या है? सुनाम, जिसका नाम हो, अच्छा नाम हो और अच्छा नाम मतलब मान-सम्मान जिसका हो, जिसका यश कृति हो, तो उसे कहता है सुनाम। तो तुम्हारा जो नाम है, वह अच्छे तरीके से क्या होगा? बढ़ेगा क्योंकि तुम हमें सही गलत जब मेरा समय बुरा था, तब तुमने मेरा साथ दिया था, तो तुम्हारा नाम जो है बढ़ेगा, बहुत सरसराएगा मतलब अच्छे तरीके से जो है दिन दुना, रात चौगुना तुम्हारा नाम जो है इनक्रीज़ होगा, सुयश होगा, निछक नाम ढड़नच नय कहता है निछक नाम मतलब जो तुम्हारा बढ़ने का जो तुम्हारे अंदर क्या होता है निछक का मतलब होता है केवल है ना केवल तुम्हारा नाम जो है बढ़ेगा है ना ढड़नच नय किसी भी प्रकार का दिखावटी नहीं है ये बात है ना ना तुम्हारे अंदर किसी प्रकार का दिखावटी है और तुम्हारा नाम जो है बढ़ेगा सरसराते हुए अब क्या करो कि तुम हमसे हाथ मिलाओ और हमें अपना दोस्त संगी साथी बनाओ मीरा हमरा बनाओ आगे देखिए आगे कवि जी कहते हैं कि हमनिक जोर नार हतइये आया जरूर मतलब आया का मतलब जरूर होगा है ना बहुत ही इसका बहुत ज्यादा संभावना है ऐसा आया का मतलब मैंडेटरी होता है ना जरूर जरूर से जरूर होगा तो हम लोगों का जो एक जोर नार है हम लोग का एक संबंध है जरूर बनेगा किसका बाजरा का और हमारा यहाँ पर बाजरा जो मिलेट्स है या विदेशी फसल था वह आया विदेश से यहाँ हम लोग उस समय हम लोगों को जब अकाल पड़ा हुआ था तो हमारे लिए यह सहारा बना तो उसका कृपा के बारे में बात किया जा रहा है मिलेट्स मर्सी तो कहता है हम लोगों का जो जोर नार है संबंध है वह जरूर बनेगा देखे सीखे के हारा बायदेक जुकुर कहता है हारा बायदेक मतलब एक तरह का कंपटीशन होता है एक तरह का प्रतिद्वंद होता है द्वंद होता है कंपटीशन तो कहता है देखने को सीखने को जो है एक कंपटीशन की तरह हम लोगों के बीच एक बनेगा ठीक है तुम मुझे कुछ सिखाओगे हम तुम्हें कुछ सिखाएंगे तो इस प्रकार का जरूर होगा हम लोग के बीच एक दोस्ती का रिश्ता जरूर कायम होगा और कवि के दिल एंजिल के कहता है कवि का दिल के दिल एंजिल कवि के दिल का कौन सा है मतलब उसको कब खुशी होती है तो कवि क्या करते हैं काव्य रचना करते हैं कविता करते हैं तो कहता है कवि जी तुम्हारे लिए जो है रचना जरूर करेंगे जरूर लिखेंगे सही चंदा मामा का डंगवा जमी मिलके मतलब चंदा मामा का सुंदरता को यहाँ पर कहा जा रहा है कि जिस प्रकार से चंदा मामा का सुंदरता है जो जमी पर चंदा मामा की जमी पर जो सुंदरता है उस प्रकार का सुंदरता जो है उस उतना हम खुश हैं और कवि के दिल से जो है यह एक प्रकार का रस एक प्रकार का काव्य रस एक कविता जो है तुम्हारे लिए जरूर निकलेगा हम लोगों के बीच एक संबंध जरूर बनेगा एक अच्छा संबंध और हम तुम्हें भगाएंगे नहीं भले हम तुम्हें पचा नहीं सक रहे हैं लेकिन हम तुम्हें नहीं भगाएंगे हमारा और तुम्हारा जरूर दोस्ती होगा हम तुम्हें प्यार से बड़े दुलार से अपने गोदी में रख करके तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचने देंगे है ना तुम्हारा नाम यश सब बढ़ेगा तो तुम टेंशन ना लो तुम यहाँ पर जरूर बढ़ोगे ठीक है तो यही था बाजरा का कृपा पूरा यह कविता हो गया हम लोगों का अगर आपको ये अच्छा लगा है तो कमेंट जरूर कीजिएगा ठीक है और हम लोग जो है 45 डेज जो खोरठा के लिए हुए हैं 45 डेज का कोर्स तो उससे पहले हमारा कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद हम लोग टेस्ट लगाएंगे ठीक है तो आप बहुत ध्यान से इसको पढ़ते रहिए और खोरठा में हम लोग जो है 100% स्कोर करेंगे ठीक है बहुत अच्छे तरीके से और पेपर 3 का अगर आपने स्ट्रेटेजी वाला वीडियो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए उसमें हमने सब कुछ बताया कि कैसे 150 क्वेश्चन को हम कवर करेंगे और जो जैसे 50 क्वेश्चन है तुम्हारा आपका जीके से और उसके बाद 40 क्वेश्चन है झारखंड जीके से तो 90 इधर हो गया और 60-20 कंप्यूटर 20 रीजनिंग और 20 मैथ तो कंप्यूटर चल रहा है रीजनिंग के लिए मैंने बताया एसएससी किरण रीजनिंग लेना है और उसको बनाना है मैथ्स के लिए आर एस अग्रवाल बनाना है इसको हम लोग करेंगे भी आगे अपने चैनल के माध्यम से आपको आर एस अग्रवाल का एक एक क्वेश्चन करवाएंगे टेंशन ना लीजिए तो अगर आप झारखंड जेएसएससी सीजीएल का प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर आपका कोई कंटेक्ट में झारखंड उत्पाद सिपाही भरे हो या फिर जेटेड भरे हो तो आप लोग जरूर इस चैनल पर उसे जोड़िए है ना और भी बहुत सारे एग्जाम को हम जो है इसमें कवर करेंगे क्योंकि मैं एक टेक्निकल पढ़ाने वाला टीचर हूँ जिसमें कि टेक्निकल को जेई वगैरह कोई कर रहा है या फिर इलेक्ट्रिकल से कुछ कर रहा है जेई करना है एसएससी जेई या फिर आरआरबी जेई तो उसको भी जरूर जोड़िएगा तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में जिसमें कि और कुछ कविताओं को करेंगे हम लोगों ने कितने कविता किया अभी तक 6 + 3 और +5
तो कितना कविता हो गया? 6 3 9 5 14 मतलब 14 कविता हो गया। अब कुल मिलाकर 19 कविता है, तो सोच लीजिए कि अब जो है टोटल कितना कविता बचा है और एक पार्ट इसका आएगा और पूरा खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू कर लेंगे थोड़ा-सा और फिर हम लोग चलेंगे अगला दामोदर एक कोराई को और ये पोएम सेक्शन खत्म करके हम लोग तुरंत नाटक जो है 4-5 दिन में कवर कर देंगे। चलिए, अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आप जय हिंद, जय भारत।